नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे गैस सिलेंडर रूल 2016 के बारे में। तो जैसे हमने पहले एक सेशन में पढ़ा था एक्सप्लोसिव एक्ट और पेट्रोलियम एक्ट और रूल के बारे में, और उसमें जो बात कही गई थी कि जो भी यहाँ पे गैसेस लिक्विड या सॉलिड्स फॉर्म में जो भी एक्सप्लोसिव केमिकल या फ्लेमेबल केमिकल्स आएंगे ना, तो उसके लिए अलग से आप रूल्स बना सकते हैं। तो उसी के तहत आपको ये फोटोग्राफ से भी एक आइडिया आए होंगे कि जो भी सिलेंडर्स हम नॉर्मली इंडस्ट्रीज में जो स्पेशली यूज करते हैं, तो उनके लिए अलग से ये रूल बनाया गया है। जैसे कि हम कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर यूज करते हैं, नाइट्रोजन सिलेंडर यूज करते हैं, या हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एर्गॉन, प्रोपेन, हीलियम, एसिटिलीन, ये ऐसे बहुत सारे सिलेंडर्स आपको यूज करना पड़ते हैं। और फिर ये सिलेंडर की सेफ्टी के रिलेटेड आपको गाइडलाइंस होनी चाहिए कि ये सिलेंडर का डिजाइन कैसे होना चाहिए, इसको कैसे रखा जाता है, या फिर इस पे अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट होते हैं वो क्या होने चाहिए, इस पे आपको स्टोरेज की फैसिलिटी क्या होनी चाहिए, या फिर जो मार्किंग या लेबलिंग होता है या फिर कलर कोडिंग होता है वो होनी चाहिए। क्योंकि अगर थर्ड पर्सन या कोई नया वहां पे एम्प्लॉय रहेगा आपकी इंडस्ट्री में, तो कलर कोडिंग से या लेबलिंग या जो भी सिंबल्स आप यूज करते हैं उससे भी एटलीस्ट आपको पता चले कि इस सिलेंडर में क्या रखा है। तो इसके जो डिटेल्स है ये सब यहाँ पे सेफ्टी ओरिएंटेड दिए हैं, क्योंकि गैस सिलेंडर भी यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक हो सकता है अगर आपने जो भी सेफ्टी गाइडलाइंस है वो अगर फॉलो नहीं की गई। तो ये भी सिलेंडर के अगर आपने हिस्ट्री में एक्सीडेंट्स देखे होंगे तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट्स हैं जो भी गाइडलाइंस है वो फॉलो नहीं की गई, इसकी वजह से यहाँ पे हो गए। और उसमें कुछ केसेस में मेजर इंजुरीज है और कुछ केसेस में फैटेलिटीज भी है। तो ये सब अवॉइड करने के लिए आपको गैस सिलेंडर रूल, उसके जो गाइडलाइंस है वो जानना जरूरी है। तो ये गैस सिलेंडर रूल एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 से बनाया गया है, जो सेक्शन 18 का रेफरेंस लेके, और जो मेन सेक्शन हमने बात की थी कि जहां पे पावर से सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो पावर से सेक्शन 5 और 7 जो एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 में बात कही गई कि आप अलग से रूल बना सकते हैं अगर उस टाइम में या फिर कंडीशन के हिसाब से आपको लगता है। तो उसके बाद गैस सिलेंडर रूल 2004 बनाया गया था, और वो अभी गैस सिलेंडर रूल 2016 है। उसके अलावा भी अभी गैस सिलेंडर रूल 2020 भी है, और वहां पर कुछ अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, कुछ मॉडिफिकेशन भी हो चुके हैं। तो जो मेजर अमेंडमेंट्स या मेजर मॉडिफिकेशन है ये गैस सिलेंडर रूल 2016 में है एज कंपेयर टू 2004, और इसीलिए हम बात करेंगे अभी गैस सिलेंडर रूल 2016 की। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ये सेक्शन के 5 और 7 एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 के तहत ये पावर टू मेक रूल्स के अंडर ये सिलेंडर का रूल बनाया गया है। इसमें फर्स्ट जो रूल है वो नॉर्मली जो होता है शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, यानी कि इस रूल को गैस सिलेंडर रूल 2016 कहा जाएगा, और जब भी ये ऑफिशियल गैजेट पब्लिश हुआ है उसके बाद ये लागू किया गया है। अभी हर एक एक्ट और रूल में बहुत सारे डेफिनेशंस होती है, लेकिन उसमें से बहुत डेफिनेशंस या वर्डिंग कॉमन होती है, इसलिए मैं मैक्सिमम सेशंस में डेफिनेशंस जो आपको मालूम नहीं होगी नॉर्मली वही डेफिनेशंस में बताता हूं। लेकिन अभी ये गैस सिलेंडर रूल 2016 में बहुत सारे वर्डिंग और डेफिनेशंस ऐसी है वो शायद बहुत लोगों को मालूम नहीं होगी, और इसीलिए यहाँ पे डेफिनेशंस मैक्सिमम मैं अभी बताने वाला हूं। तो जैसे कि एक्ट है तो ये एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 है, ये अभी जैसे अभी हमने बात की सेक्शन 5 और 7 के हिसाब से। उसके अलावा है ऑटो एलपीजी, तो जैसे आपको एलपीजी जो लिक्विफाइबल पेट्रोलियम गैस है वो आपको मालूम है, और ये ऑटोमेटिव फ्यूल के लिए अगर यूज होता है, और इसका अगर आईएस स्टैंडर्ड है वो रेफरेंस 14861 के हिसाब से ये कॉन्फर्म करता है, यानी कि ये आईएस स्टैंडर्ड के हिसाब से ही सब लागू होता है
तो इसको हम ऑटो एलपीजी कहते हैं। तो ये ऑटोमोबाइल फ्यूल, ऑटोमेटिक फ्यूल जो है इसके लिए एज अ फ्यूल यूज होता है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, इसीलिए इसको ऑटो एलपीजी कहते हैं। चीफ कंट्रोलर जो अभी हमने कही है, एक्सप्लोजिव एक्ट है, इसलिए चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव ही मेन अपेक्स मेंबर है, इसमें मेन मेंबर है जो सभी डिसीजंस के बारे में कंट्रोल करता है। उसके अलावा है कॉम्पोजिट सिलेंडर। तो जो भी सिलेंडर यहाँ पे जो स्पेशली रेजिन्स के बनते हैं, और ये मेटालिक या नॉन मेटालिक लाइनर्स भी यहाँ पे यूज किए जाते हैं, और फिर उसमें जो गैसेस है वो फिल किए जाते हैं। तो ये एक से ज्यादा मटेरियल के बने रहते हैं, इसीलिए इसको कॉम्पोजिट सिलेंडर कहा जाता है। तो कॉम्पोजिट का मीनिंग है एक से ज्यादा मटेरियल से अगर ये तैयार होता है तो। उसके अलावा है कॉम्प्रेस्ड गैस। तो कॉम्प्रेस्ड गैस का मीनिंग है कि ये परमानेंट गैस या लिक्विफाइबल गैस या ऐसा गैस जो डिसॉल्व हो जाए लिक्विड में, लेकिन जब प्रेशर होगा तब। लेकिन ये प्रेशर की लिमिट्स क्या है? तो ये नॉर्मली 2.5 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर एब्सोल्यूट होती है, या फिर 1.5 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर गेज प्रेशर होती है, और इसका जो रेस्पेक्टिव टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस है। तो नॉर्मली जब इंजीनियरिंग में हम पढ़ते हैं तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस होती है। तो इसी हिसाब से यहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस के रेफरेंस से आपको यहाँ पे प्रेशर कंडीशंस मालूम होनी चाहिए। तो ये प्रेशर जो है ये 2.5 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर एब्सोल्यूट होगा, या फिर अगर ये प्रेशर एक्सीड होता है 3 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर एब्सोल्यूट हो सकता है जब ये टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, क्योंकि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। जैसे यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ गया है तो प्रेशर भी बढ़ने वाला है, तो कुछ प्रोपोर्शन में ये प्रेशर बढ़ेगा, और ये मैक्सिमम केस हो सकती है 3 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसमें ऐसे भी कुछ केसेस होंगे कि जहां पे ये क्रायोजेनिक लिक्विड्स यहाँ पे ये यूज किया जाए ये सिलिंडर्स में। तो ये है मैक्सिमम केस में जो गैस को हम कॉम्प्रेस करते हैं यानी कि प्रेशराइज करते हैं, ऐसे गैसेस जो है ये है कॉम्प्रेस्ड गैसेस। उसके अलावा है कॉन्जर्वेटर। तो ये हमने ऑलरेडी पोर्ट के ओरिएंटेड पढ़ा, जब भी हम लोडिंग या अनलोडिंग एक्टिविटीज करते हैं शिप्स थ्रू, जहां पे पोर्ट पे करते हैं, तो ये पोर्ट का मेन जो कंट्रोल होता है वो पर्सन को हम कॉन्जर्वेटर कहते हैं। और इसका डेफिनेशन जो है वो है इंडियन पोर्ट एक्ट 1908 में दिया है सेक्शन 7 में। उसके अलावा है कंट्रोलर। तो कंट्रोलर की अभी जब हमने बात की तो ये मेन जो है चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव था। उसके अलावा अगर यहाँ पे कोई कंट्रोलर होता है तो वो हो सकता है जॉइंट चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव, या डेप्यूटी चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव, या कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव और डेप्यूटी कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव। तो ये जो भी कंट्रोलर जॉइंट या डेप्यूटी होते हैं तो ये चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव के अंडर होंगे, और यहाँ पे हमने एक्सप्लोजिव एक्ट और रूल में इसके बारे में डिटेल में पढ़ा है। उसके अलावा है सीबीजी यानी कि कॉम्प्रेस्ड बायोगैस। तो ये कॉम्प्रेस्ड बायोगैस मिक्सचर होता है हाइड्रोकार्बन गैसेस का और वेपर्स का, और मेन इसमें मेन कंपोनेंट होता है मीथेन। तो अगर आप यहाँ पे मैक्सिमम केस में देखेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस, जैसे हमने पेट्रोलियम एक्ट और रूल में भी देखा था कि ये सभी चीजें ये हाइड्रोकार्बन्स होती हैं। तो अगर इसमें आप देखेंगे तो इस सीबीजी में यानी कि कॉम्प्रेस्ड मींस प्रेशराइज किया गया गैस, लेकिन ये बायोगैस कहा गया है। तो ये बायोगैस का मीनिंग है कि जो एनिमल और प्लांट वेस्ट डीकंपोजिशन के बाद में जो बनता है वो बायोगैस है। तो इसमें मैक्सिमम केस में क्या है, ये सभी हाइड्रोकार्बन से, और इसमें मेन कंपोनेंट होता है मीथेन यानी कि CH4। तो आपके जो भी बायोगैस भी होंगे नेचुरली, तो उसमें भी 60 to 65% मीथेन परसेंटेज होता है। उसके अलावा है CNG। तो आज के डेट में हम व्हीकल्स भी CNG पे चलाते हैं। तो ये CNG क्या होता है, ये भी हाइड्रोकार्बन गैसेस और वेपर्स का मिक्सचर होता है, इसमें भी मेन मीथेन होता है। लेकिन ये नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे अभी हमने कहा है कि एनिमल प्लांट वेस्ट से ही डिकम्पोजिशन होने वाला बायोगैस नहीं है, तो यहाँ पर ये कॉम्प्रेस किया गया गैस हो सकता है। तो ये मेनली इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए होता है, और यहाँ पे दोनों चीजें हो सकती है कि ये प्योरली इंडस्ट्री ओरिएंटेड गैसेस हो सकते हैं, या फिर जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन भी यहाँ पे हो सकता है। यानी कि कॉम्प्रेस्ड बायोगैस में कुछ परसेंटेज होगा इसमें,
और कॉम्प्रेस किया हुआ या प्रेशराइज किया होगा जो गैस है वो भी हो सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे ये दोनों भी गैसेस हाइड्रोकार्बन से यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन का मिक्सचर, और इसमें मेन बात जो है वो मेजॉरिटी परसेंटेज होता है मीथेन का यानी कि CH4 का। उसके अलावा है कॉम्पोजिट CNG डिस्पेंसिंग यूनिट। तो ये CNG गैस के बारे में अभी हमने पढ़ा है। तो ये CNG गैस को डिस्पेंस करने के लिए, जैसे हम नॉर्मली डिस्पेंसर यूज करते हैं वर्डिंग, उसी हिसाब से यहाँ पे CNG के लिए CNG डिस्पेंसिंग यूनिट होते हैं। और ये एक से ज्यादा मटेरियल के बने रहते हैं, इसलिए इसको कॉम्पोजिट CNG डिस्पेंसिंग यूनिट कहते हैं। तो ये CNG का स्टोरेज कैस्केड होता है, कंप्रेसर होता है इसमें, और डिस्पेंसिंग यूनिट ये इंटीग्रेटेड यूनिट होता है। तो ये इंटीग्रेटेड यूनिट क्या करता है, तो CNG को स्टोर भी करता है और उसको कंप्रेस भी करता है यानी कि प्रेशराइज भी रखता है और फिर डिस्पेंस भी करता है। सेकंड है CNG मदर स्टेशन। तो ये CNG मदर स्टेशन मेनली आपका पाइपलाइन से कनेक्टेड रहता है। जैसे आपको मालूम है कि नेचुरल गैस के लिए पाइपलाइंस होती है, तो ये नेचुरल गैस की पाइपलाइन जो है उससे डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, यानी कि मेन सप्लाई जो है ये मेन सप्लाई मदर स्टेशन को दिया जाएगा और फिर ये डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं मोबाइल कैस्केड्स को या फिर डॉटर स्टेशंस को। यानी कि जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी में जैसे मेन स्टेशन होता है, फिर सब स्टेशन होते हैं और फिर DP होती है और फिर बाद में हमारे घर पे आता है इलेक्ट्रिसिटी। उसी हिसाब से यहाँ पे ये मेन कॉम्पोजिट CNG डिस्पेंसिंग यूनिट है, फिर ये मदर स्टेशन से जो डायरेक्टली कनेक्टेड पाइपलाइन से है, और फिर ये ऑनलाइन स्टेशन भी है जहां पर ये स्टेशनरी कैस्केट जो होते हैं वो यहाँ पे रखा सकते हैं। उसके अलावा जो डॉटर स्टेशन जो अभी हमने बात की, लेकिन यहाँ पे डॉटर स्टेशन डायरेक्टली ये गैस पाइपलाइन को कनेक्टेड नहीं होते हैं, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इसमें जब आप देखेंगे कि CNG मदर स्टेशन और CNG ऑनलाइन स्टेशन जो है ये डायरेक्टली गैस पाइपलाइन से कनेक्टेड है, और ये जो डॉटर स्टेशन है ये डायरेक्टली पाइपलाइन से कनेक्टेड नहीं होगा, तो इसको ऑनलाइन स्टेशन से या मदर स्टेशन से आपको डॉटर स्टेशन में CNG प्रोवाइड किया जाएगा। और फिर ये CNG डॉटर बूस्टर स्टेशन भी है। तो यहाँ पर भी ये जो पाइपलाइन से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि ये डॉटर स्टेशन का बूस्टर स्टेशन है। तो ये डॉटर स्टेशन ही ऑलरेडी कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पर ये सिर्फ बूस्टर टाइप में, जैसे कि आपको एडिशनल जैसे ही CNG का सप्लाई चाहिए तो उस हिसाब से यहाँ पे ये बूस्टर स्टेशन है। जैसे आज हम कोविड-19 में बात कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन और अभी बूस्टर डोज की, तो उसी हिसाब से ये बूस्टर स्टेशन है। यानी कि आपको CNG प्रोवाइड हो चुका है लेकिन आपको एडिशनल CNG चाहिए, उस हिसाब से आपको ये बूस्टर स्टेशन से भी CNG मिल सकता है। उसके अलावा है क्रिटिकल टेम्परेचर। तो ये क्रिटिकल टेम्परेचर नॉर्मली क्या होता है, ये मैक्सिमम टेम्परेचर होता है कोई भी इंजीनियरिंग कंसेप्ट्स में। तो यहाँ पर ये एक टेम्परेचर ऐसा है जहां पे ये गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, तो ये मैक्सिमम टेम्परेचर होगा। तो ये सिर्फ प्रेशर अप्लाई होगा, लेकिन ये जो गैस है ये गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होने वाला, तो ये होगा क्रिटिकल टेम्परेचर। ये क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस होती हैं, तो इसके ओरिएंटेड जो करस्पॉन्डिंग प्रेशर होता है वो क्रिटिकल प्रेशर हो जाएगा। फिर है क्रायोजेनिक कंटेनर। तो क्रायोजेनिक वर्डिंग जो नॉर्मली होता है ये क्रायोजेनिक लिक्विड ओरिएंटेड होता है, जहां पर इस लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो निगेटिव में होता है। तो ऐसे जो लिक्विड्स है उसको स्टोर करने के लिए क्रायोजेनिक कंटेनर्स होते हैं। तो ये क्रायोजेनिक कंटेनर्स जो होते हैं ये नॉर्मली डबल वॉल कंटेनर होते हैं, इंसुलेटेड होते हैं, क्योंकि यहाँ पे थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड करना जरूरी है, क्योंकि जैसे अभी मैंने बात की है कि यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसके जो बॉइलिंग पॉइंट्स है ये बॉइलिंग पॉइंट्स निगेटिव टेम्परेचर में होते हैं। तो इसलिए आपको कूलिंग चिलिंग कंटिन्यू रखना होगा और इसलिए यहाँ पे इंसुलेशन प्रोवाइड करना नेसेसरी है। इसका जो कैपेसिटी होता है वो नॉर्मली 500 ml से 1000 लीटर कैपेसिटी में ये फील कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो क्रायोजेनिक लिक्विड होते हैं इसको आपको फिलअप करना होगा और इसका अप्रूवल लेना भी होगा, परमिशंस लेना होगा चीफ कंट्रोलर से। उसके अलावा है क्रायोजेनिक लिक्विड, जो अभी हमने बात की, जो ऐसे लिक्विड्स है परमानेंट गैस के जहां पर उसका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो -150 डिग्री सेल्सियस होता है।
तो ये जो अभी हमने बात की कि ये नेगेटिव में होते हैं इसके बॉइलिंग पॉइंट्स, तो ये -150 डिग्री सेल्सियस तक इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो वो क्रायोजेनिक लिक्विड होंगे। फिर है सिलेंडर टेस्टिंग स्टेशन। तो ये जो सिलेंडर्स हम यूज कर रहे हैं अभी, तो उसका टेस्टिंग होना चाहिए, पीरियोडिकल टेस्टिंग होना चाहिए, उसका एग्जामिनेशन होना चाहिए। इसीलिए जो भी स्टेशंस और वहां पे जो फैसिलिटीज होंगी टेस्टिंग की, तो उसको हम सिलेंडर टेस्टिंग स्टेशन कहेंगे। फिर है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन सॉरी एसिटिलीन सिलेंडर। तो ये एसिटिलीन जो होता है, ये एसिटिलीन गैस नॉर्मली बहुत सारी जगह यूज होता है, स्पेशली जो कॉमन पर्सन्स को मालूम होता है वो है ऑक्सी एसिटिलीन सिलेंडर्स, जो वेल्डिंग पर्पस के लिए यूज होते हैं। तो एसिटिलीन्स के और बहुत सारे अलग से यूज हैं। तो जैसे हमने कैल्शियम कार्बाइड रूल में भी पढ़ा था कि एसिटिलीन गैस फॉर्म करने के लिए आपको कैल्शियम कार्बाइड प्लस वाटर की रिएक्शन होती है, उसके बेसिस पे ये एसिटिलीन बन जाता है। तो यहाँ पर ये एसिटिलीन जो है ये डिसॉल्व्ड एसिटिलीन है, यानी कि ये लिक्विड फॉर्म में या लिक्विड में डिसॉल्व किया जाएगा, और ये एसिटिलीन फिर बाद में जैसे ये आप प्रेशर या टेम्परेचर चेंज करते हैं उस हिसाब से वो एज अ गैस आप यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको ये प्रेशर और टेम्परेचर कंट्रोल करना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है एसिटिलीन सिलेंडर्स में। तो ये डिसॉल्व फॉर्म में होगा, ये सॉल्वेंट फॉर्म में होगा, इसीलिए इसको डिसॉल्व्ड एसिटिलीन सिलेंडर कहा जाएगा। फिर डिसॉल्व्ड गैस। तो जैसे अभी हमने बात की कि अगर प्रेशर यहाँ पे आप बढ़ाते हैं तो जो सॉल्वेंट है वो यहाँ पे रहेगा, और अगर आप जैसे प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो वो गैस फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपके घर में भी लिक्विफाइबल पेट्रोलियम गैस होता है, तो वो एक्चुअली बेसिकली बॉटम साइड में वो लिक्विड स्टेट में होता है, लेकिन जैसे ही आप गैस ऑन करते हैं यानी कि रेगुलेटर ऑन करते हैं तो वो प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर में कन्वर्ट होता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वो लिक्विफाइबल यानी कि जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। उसके अलावा है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी। तो ये हमने बात कही थी कि जैसे अलग अलग लोकल अथॉरिटीज होते हैं, चाहे वो कमिश्नर ऑफ पुलिस हो या डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस हो या फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो, ऐसे ही अलग अलग अथॉरिटीज यहाँ पे काम कर सकती है। उसके अलावा है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट। तो ये लोकल कंडीशंस के हिसाब से और जो स्टैट्यूटरी रेगुलेशन से उस हिसाब से आपको लोकलाइज जो कंट्रोल है वो आपको चेक करने होंगे। फिर जो फीस होती है, तो जैसे कि यहाँ पे कुछ टेस्टिंग प्रोसेस है या फिर अप्रूवल प्रोसेस है, ये अलग अलग एक्टिविटीज के लिए आपको फी पे करना होगी। तो शेड्यूल 5 में ये फी की डिटेल्स दी है। फिर है फिलिंग प्रेशर। तो ये फिलिंग प्रेशर क्या होता है, तो 15 डिग्री सेल्सियस को यानी कि ये टेम्परेचर को मैक्सिमम परमिसिबल गेज प्रेशर क्या होगा सिलेंडर फिल करते टाइम, यानी कि सिलेंडर आपको भरना है तो 15 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप ये सिलेंडर फिल कर रहे हैं एज अ परमानेंट गैस या डिसॉल्व्ड गैस, तो उस टाइम उसका प्रेशर क्या होगा, वो होगा फिलिंग प्रेशर। फिर है फिलिंग रेशो। तो ये फिलिंग रेशो में अगर आप देखेंगे तो ये वेट ऑफ लिक्विफाइबल गैस इंट्रोड्यूस इनटू द सिलेंडर टू द वेट ऑफ वाटर, यानी कि ये रेशो है। तो ये रेशो फॉर्म में है, इसीलिए इसको फिलिंग रेशो कहा जाता है, यानी कि ये वेट ऑफ liquefiable gas to the weight of water। तो ये रेशो जो है ये रेशो होगा फिलिंग रेशो। तो ये भी यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 15 डिग्री सेल्सियस रहेगा। फिर है फ्लेमेबल गैस। तो यहाँ पे जो भी गैसेस फ्लेमेबल नेचर या फ्लेमेबल कैरेक्टरिस्टिक्स वाले हैं उसको फ्लेमेबल गैसेस कहते हैं। तो नॉर्मली अगर हम इसको देखेंगे तो इसका एक जो हमने कहा था कि वॉल्यूम परसेंटेज कितना होता है एयर में, तो ये अगर आपका मिक्सचर परसेंटेज अगर देखेंगे, क्योंकि गैस और एयर तो इसमें 13% और लेस वॉल्यूम विथ एयर फॉर्म्स अ फ्लेमेबल मिक्सचर, तो उसको हम फ्लेमेबल गैस कहेंगे। यानी कि ये 12 to 13% गैस का परसेंटेज होगा, रिमेनिंग इज एयर। तो उस टाइम भी अगर ये फायर कैच कर सकता है तो ऐसे गैसेस को हम फ्लेमेबल गैसेस कहेंगे। फिर है फॉर्म। तो ये अलग अलग फॉर्म जो है वो शेड्यूल्स में दिए हैं डिटेल्स में, तो आपको अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए आप ये यूज कर सकते हैं। फिर है गैस सिलेंडर। तो ये गैस सिलेंडर जो डेफिनेशन है या फिर जिसको नॉर्मली अभी हम बाद में सिलेंडर वर्डिंग अगर यूज करते हैं तो वो गैस सिलेंडर ही होगा। तो ये गैस सिलेंडर
डिपेंड होगा कि इसमें ये सिलेंडर में वॉल्यूम कितना होता है। तो जैसे कि यहाँ पे हमने इसके पहले भी बात की थी कि 500 ml टू 1000 लीटर्स इसके अंदर इसका स्टोरेज या ट्रांसफर कर सकते हैं अगर ये कॉम्प्रेस्ड गैस होगा। और ये स्पेसिफिकली अभी हम जो नॉर्मली घर पे यूज करते हैं वो है एलपीजी। तो ये भी इसका एक एग्जांपल है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या फिर कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस जो है सीएनजी। तो ये अलग अलग मोटर व्हीकल के लिए भी अभी यूज होता है या फिर अलग अलग दूसरे पर्पस के लिए भी ये होता है। और कुछ कंटेनर्स जिसमें क्रायोजेनिक लिक्विड्स वगैरह भी होते हैं जो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, ये भी यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये जो इक्विपमेंट है जिसमें हम ये एलपीजी टाइप या सीएनजी टाइप या क्रायोजेनिक लिक्विड टाइप जो केमिकल से वो भरते हैं तो उसको हम सिलेंडर कहते हैं। तो ये सिलेंडर की जब कैपेसिटी हम कहते हैं तो यहाँ पे वर्डिंग थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको है वाटर कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर। तो ये वाटर कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर फॉर स्टोरेज ऑफ सीएनजी, नाइट्रोजन या कॉम्प्रेस्ड एयर है। तो ये आप भर सकते हैं। अगर ये वाटर कैपेसिटी देखेंगे तो ये 1000 लीटर्स टू 3000 लीटर्स है। इसका मीनिंग क्या है कि आप सिलेंडर में ये गैस जब भरते हैं तो उसका वॉल्यूम अलग होगा, लेकिन जब वाटर भरते हैं तो यहाँ पे ये वाटर की कैपेसिटी 1000 टू 3000 लीटर्स तक जा सकती है, क्योंकि वाटर या उसके अलग अलग जो भी गैसेस है, लिक्विड से, उसकी डेंसिटी अलग होगी, उस हिसाब से उसका वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। जैसे डेंसिटी का नॉर्मली जो फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, अगर आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो मास बाय डेंसिटी। तो ये डेंसिटी चेंज होती है क्योंकि केमिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गई, उस हिसाब से उसका वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। तो जब गैस सिलेंडर की वाटर कैपेसिटी की बात करते हैं हम, तो यहाँ पे जब वाटर फिल करेंगे तो वो 1000 टू 3000 लीटर्स तक यहाँ पे परमिशन है। उसको एक स्पेसिफिक कंडीशन है कि वो सिलेंडर का डायमीटर जो है वो 60 सेंटीमीटर तक हो सकता है। तो ये गैस सिलेंडर या फिर सिलेंडर जो हम वर्डिंग यूज करने वाले हैं उसके लिए डेफिनेशन। फिर गैस सिलेंडर कैस्केड्स। तो ये कैस्केड्स यानी कि जो बैटरी ओरिएंटेड या सीरीज में जैसे रहते हैं स्टोरेज, उसी हिसाब से ये गैस सिलेंडर भी कंटिन्यू बेसिस पे रहते हैं। जैसे अभी आपने जो डिस्कशन में देखा होगा कि फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम्स में हमने कार्बन डाइऑक्साइड के गैस सिलेंडर का कैस्केड देखा होता है, यानी कि बहुत सारे गैस सिलेंडर जो है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर से वो कंटिन्यू सीरीज में वहां पे प्रेजेंट होते हैं। यानी कि जब एक सिलेंडर एम्प्टी हो जाता है तो दूसरे सिलेंडर का कनेक्शन एक्टिवेट होता है, उसी हिसाब से अलग अलग सिलेंडर्स यहाँ पे हो सकते हैं। लेकिन ये जो कैस्केड है उसका आपको कुछ गाइडलाइंस फॉलो करने होंगे, जैसे कि यहाँ पे बताया है कि कॉन्फर्मेशन आपको करना है ब्रिटिश स्टैंडर्ड से, BSEN 13769 या BSEN 13807 या ISO 10961। तो ये कॉन्फर्मेशन की जरूरी, यानी कि गैस सिलेंडर कैस्केड जब आप बनाने वाले हैं या फिर आपको यूज करना है तो आपको ये स्टैंडर्ड्स फॉलो करने जरूरी है। अगर आप ये स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं तभी आप ये गैस सिलेंडर रूट के हिसाब से आप गैस सिलेंडर कैस्केड उसको कहलाते हैं। फिर हाई प्रेशर लिक्विफाइबल गैस। तो ये लिक्विफाइबल गैस जो क्रिटिकल टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस और +70 डिग्री सेल्सियस में अगर ये कन्वर्ट कर सकते हैं हम इसको गैसेस में, तो ये हाई प्रेशर लिक्विफाइबल गैस होगा, क्योंकि प्रेशर हायर साइड में है लेकिन लिक्विफाइबल फॉर्म में ये गैस में कन्वर्ट हो सकता है ये टेम्परेचर के बीच में। तो ये -10 डिग्री सेल्सियस टू 70 डिग्री सेल्सियस इसके बीच में। हॉट रिपेयर और रिकंडीशनिंग ऑफ द एलपीजी सिलेंडर और अदर वेल्डेड सिलेंडर। तो ये जब हम सिलेंडर की बात कर रहे हैं उसमें भी अगर फ्लेमेबल गैसेस होंगे या फिर एक्सप्लोसिव गैसेस होंगे, तो जब आप सिलेंडर्स का रिपेयरिंग करेंगे तो उस टाइम यहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांसेस है, इसीलिए यहाँ पे स्पेसिफिक कंडीशन दी गई है कि अगर आपको वॉल प्रोटेक्शन का कुछ काम करना है या फिर रिंग्स का काम करना है, फुट रिंग का काम करना है, प्रोटेक्टिव फिटमेंट्स का काम करना है, तो यहाँ पे आपको परमिशन लेनी होगी और कुछ जगह आपको विदाउट परमिशन भी काम हो सकता है। लेकिन कंडीशंस जो भी आपको है यहाँ पे आपको कंडीशन चेक हो जाएगी और वो चीफ कंट्रोलर आपको ये परमिशन दे सकता है। तो ये हॉट रिपेयर या रिकंडीशनिंग जब होती एलपीजी सिलेंडर्स की, तो चीफ कंट्रोलर ही डिसाइड करेगा कि आपको डायरेक्ट अलाउ कराया जाए या फिर कुछ स्पेसिफिक कंडीशनल बेसिस पे अलाउ करेंगे।
फिर है हाइड्रोलिक स्ट्रेच टेस्ट। तो ये सिलेंडर मैक्सिमम कितना स्ट्रेच होता है वो टेस्ट करने के लिए यहाँ पे जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हम अप्लाई करते हैं, ये इक्वल टू द टेस्ट प्रेशर जब रहता है तो जो परमानेंट स्ट्रेच आता है वो मैक्सिमम स्ट्रेच जिसको कहा जाएगा, ये होगा हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेच टेस्ट। तो ये स्ट्रेच चेक करने के लिए मींस प्रेशर अगर बढ़ता है तो मैक्सिमम ये सिलेंडर कितना स्ट्रेच हो सकता है, ये चेक करने के लिए ये पर्टिकुलर हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेच टेस्ट है। उसके अलावा जो दूसरे टेस्ट होते हैं जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट, तो ये जैसे हम नॉर्मली पाइपलाइंस के लिए, रिएक्टर्स, वेसल्स के लिए भी यूज करते हैं, उसी हिसाब से यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट होंगे। उसके अलावा है इंपोर्ट, तो जो इंडिया के बाहर से हम इंडिया में जब लाएंगे गैस सिलेंडर्स बाय लैंड, सी और एयर, उसको हम इंपोर्ट कहेंगे। इनर्ट गैस, तो जो गैसेस केमिकली इनर्ट होते हैं, यानी कि कोई केमिकल रिएक्शन या रिएक्ट नहीं करते हैं, वो इनर्ट गैसेस होते हैं। जैसे कि हम नाइट्रोजन यूज करते हैं या फिर हीलियम या आर्गन जैसे गैसेस हैं, वो इनर्ट गैसेस होते हैं। फिर है इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी। तो इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी जो अभी हमने बात की थी कि जो भी गैस सिलेंडर्स है उसका मैन्युफैक्चरिंग हो, टेस्टिंग हो या फिर अलग अलग उसके रिपेयरिंग मेंटेनेंस के एक्टिविटीज हो, उसके लिए चीफ कंट्रोलर ही मेन पर्सन है जो इंस्पेक्ट करता है, सर्टिफिकेट देता है, परमिशन देता है या फिर अप्रूवल देता है। तो वो मेन अथॉरिटी है, वो है इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी, जो नॉर्मली चीफ कंट्रोलर होती है। फिर इंस्टॉलेशन है, तो इंस्टॉलेशन में जो भी आपके गैस सिलेंडर आपको यहाँ पे प्रीमाइसेस में इंस्टॉल करने हैं, वो इंस्टॉलेशन प्रोसेस होगी। तो उसमें चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे फिलिंग हो, कोई स्टोरेज हो, ये अलग अलग एक्टिविटी यहाँ पे होती है। जैसे कि कुछ जगह अगर आप देखेंगे तो सिलेंडर का मैन्युफैक्चरिंग होता है, कुछ जगह सिर्फ फिलिंग होता है। जैसे कि अभी एलपीजी सिलेंडर जो होते हैं, भारत पेट्रोलियम या फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम या भारत गैस, ऐसे अलग अलग जो गैसेस के स्टेशन होते हैं, तो वो एक्चुअली फिलिंग स्टेशन होते हैं, यानी कि वहां पे सिर्फ गैस का स्टोरेज होता है और वो गैस आपके सिलेंडर्स में फिल किया जाता है। कहीं जगह स्टोरेज भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर आप नासिक नियर बाय में मनमाड़ में देखेंगे तो पानेवाड़ी स्टेशन है, जहां पे पानेवाड़ी एरिया में जो लिक्विड्स के और गैसेस का बहुत बड़ा स्टोरेज है। तो ये स्टोरेजेस किस लिए कि यहाँ पे अलग अलग जगह से यहाँ पे गैस या लिक्विड स्टोर किया जाएगा और वहां से वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, चाहे वो बाय रोड से हो, बाय सी या बाय एयर या बाय ट्रेन, अलग अलग यहाँ पे मोड जो है वो यूज करके आपको ये स्टोरेज थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हो सकता है। उसके अलावा है लिक्विफाइबल गैस। लिक्विफाइबल गैस का मीनिंग क्या है कि ये अगर -10 डिग्री सेल्सियस से अगर यहाँ पे टेम्परेचर है तो ये लिक्विफाइड बाय द प्रेशर, यानी कि ये गैस जो है ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा ये पर्टिकुलर प्रेशर पे और ये -10 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ पर उसको लिक्विफाइबल गैस कहते हैं। यानी कि जब ये नॉर्मल एटमॉस्फेयर प्रेशर में आएगा तो ये लिक्विड वापस से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे अभी हमने बात की थी कि ये गैस टू लिक्विड कन्वर्ट करना है आपको -10 डिग्री सेल्सियस प्रेशराइज करके, और बाद में फिर ये नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ये फिर से लिक्विड टू गैस कन्वर्ट हो सकता है और वहां पे नॉर्मल टेम्परेचर 17.5 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। तो ये मिनिमम टेम्परेचर पे ये गैसेस में कन्वर्ट होना चाहिए और फिर ये टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस तक भी अलाउड है फॉर टॉक्सिक गैसेस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो जो एलपीजी हम नॉर्मली यूज करते हैं उसका यहाँ पे बताया है कि इसमें एक्चुअली कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो ये नॉर्मली मटेरियल जो होता है ये हाइड्रोकार्बन ही होता है। तो हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है, जैसे अभी हमने बात की थी हाइड्रोजन और कार्बन का मिक्सचर। तो इसमें स्पेसिफिकली जो एलपीजी के बारे में बताया है तो ये टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन जो है वो है 65 डिग्री सेल्सियस पे 16.87 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर गेज प्रेशर मैक्सिमम यहाँ पे एलपीजी के लिए अलाउड है। और ये एलपीजी जो होता है ये एलपीजी एक्चुअली कॉम्बिनेशन होगा या मिक्सचर होगा प्रोपेन का, प्रोपिलीन का, ब्यूटेन का और ब्यूटिलीन का। तो ये अलग अलग केमिकल कंपोनेंट्स यहाँ पे यूज होते हैं। जैसे आपने अभी देखा होगा कि यहाँ पर ये सभी फॉर्मूले जो है C3H8, C3H6, C4H10 या C4H8, तो ये सभी हाइड्रोकार्बन से यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन का कॉम्बिनेशन है।
उसके अलावा है लो प्रेशर लिक्विफाइबल गैस। तो ये लिक्विफाइबल गैस जहां पे उसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाइयर देन 70 डिग्री सेल्सियस होगा। तो हमने क्रिटिकल टेम्परेचर में पढ़ा था कि जो रेंज है नॉर्मली -10 डिग्री सेल्सियस टू 70 डिग्री सेल्सियस बात की थी। अभी यहाँ पे ये लो प्रेशर लिक्विफाइबल गैस है, तो इसका टेम्परेचर जो क्रिटिकल है वो हाइयर देन 70 डिग्री सेल्सियस अगर होता है तो उसको हम लो प्रेशर लिक्विफाइबल गैस कहेंगे। उसके अलावा है मैन्युफैक्चर ऑफ गैस। तो ये गैस को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो यूनिट होता है उसको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहते हैं या फिर फिलिंग यूनिट कहते हैं। जैसे अभी हमने बात कही थी कि अलग अलग जो यूनिट्स होते हैं जहां पे फिलिंग स्टेशन होते हैं, तो सिलेंडर को फिल किया जाता है तो उसको हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गैसेस को एक्चुअली इस यूनिट में मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता है, उसको फील किया जाता है, तो वो पर्टिकुलर प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशंस को। फिर है ऑक्सीडाइजिंग गैस। तो जो गैसेस ऑक्सीजन बनाने के लिए आपको हेल्प करते हैं वो सब गैसेस ऑक्सीडाइजिंग गैस कहते हैं। तो ये ऑक्सीडाइजिंग गैस आपको मेन कंपोनेंट देते हैं ऑक्सीजन। फिर है परमानेंट गैस। तो ये परमानेंट गैस क्या होगा? तो ये गैस ऐसा है कि जहां पे ये क्रिटिकल टेम्परेचर बिलो -10 डिग्री सेल्सियस है। तो अभी हमने एक डेफिनेशन देखी थी जहां पे वो गैस लिक्विफाइबल गैस है जो -10 टू 70 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रेंज था। अभी हमने इसके पहले जो गैस देखा था वो लिक्विफाइबल गैस, बाद में फिर लो प्रेशर लिक्विफाइबल गैस देखा था जो हाइयर देन 70 डिग्री सेल्सियस क्रिटिकल टेम्परेचर है। और अभी हम बात कर रहे हैं परमानेंट गैस की। तो इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो अबो -10 डिग्री सेल्सियस होगा। तो यहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर अगर बिलो -10 डिग्री सेल्सियस होता है और फिर वो अगर गैस में ही कन्वर्ट रहता है तो उसको हम परमानेंट गैस कह सकते हैं। तो ये लिक्विफाइड हो सकता है जब आप प्रेशर और टेम्परेचर चेंज करेंगे और टेम्परेचर को -10 डिग्री सेल्सियस से प्लस करेंगे। तो ये नॉर्मली बिलो -10 डिग्री सेल्सियस होगा, तो ये परमानेंट गैस है। न्यूमेटिक टेस्ट जो नॉर्मली बाकी सब वेसल्स की या पाइपलाइंस की होती है उसी हिसाब से यहाँ पे एयर का यूज करके न्यूमेटिक टेस्ट प्रेशर आप चेक कर सकते हैं। फिर है पॉइजनस और टॉक्सिक गैस। तो यहाँ पर यही नॉर्मल डेफिनेशन है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक कंडीशन दी है जो है 100 mg पर मीटर क्यूब एट 15 डिग्री सेल्सियस और 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एब्सोल्यूट प्रेशर। तो जो भी गैसेस आप यूज करेंगे तो उसका मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ह्यूमन बीइंग्स के लिए यानी कि रेस्पिरेशन सिस्टम्स के लिए अलाउड है, वो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन है 100 mg पर मीटर क्यूब है। अगर इससे भी ज्यादा होगा तो शायद आपको यूज करने के लिए परमिशन ना मिले। फिर है पोरस मास। तो यहाँ पे ये पोरस का मीनिंग है पोरोसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि कितने यहाँ पे छेद होंगे और उस हिसाब से वहां पे एब्जॉर्प्शन ये फिनोमिना होगा। तो ये जो सॉल्वेंट्स होते हैं तो ये गैस एब्जॉर्ब करेंगे और ये एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो होती है वो पोरोसिटी के ऊपर डिपेंड होगी, और ये जो पोरोसिटी है ये पोरोसिटी पोरस मास पे डिपेंड होगी। तो ये ऐसा सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस के बेसिस पे आपकी पोरोसिटी यहाँ पे डिसाइड होगी। तो पोरोसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन अगर सॉल्वेंट की और एसिटिलीन गैस में कन्वर्ट होगी तो अगर ये EN 13807 2003 B2.7 अगर कॉन्फर्म करता है तब उसको नॉर्मली हम पोरस मास कह सकते हैं। तो ये जनरल वर्डिंग अगर आप देखेंगे तो पोरोसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स वाले जो सब्सटेंसेस है उसको पोरस मास कहते हैं, लेकिन अभी गैस सिलेंडर रूल के लिए आपको यहाँ पे कॉन्फर्मेशन देखना होगा, यानी ये आप गाइडलाइन फॉलो करते हैं कि नहीं और इस हिसाब से ये पोरोसिटी मेंटेन करते हैं कि नहीं, ये भी आपको चेक करना होगा। उसके बाद है शेड्यूल्स। तो ये नॉर्मली जो एक्ट्स और रूल्स में शेड्यूल होते हैं उसी तरह है। फिर है टेयर वेट। तो टेयर वेट भी आपको मालूम है कि जैसे कि नॉर्मली विदाउट गैसेस अगर सिलेंडर का वेट होता है तो वो टेयर वेट होगा, ठीक है। तो नॉर्मली हम बाकी के जो सब्सटेंसेस है उसके लिए भी हम टेयर वेट यूज करते हैं, जैसे आप डिजिटल वेइंग मशीन यूज करते हैं या फिर कोई भी नॉर्मल वेइंग मशीन यूज करते हैं तो उसमें जो भी आपको सब्सटेंस या कोई
कंपोनेंट यूज करना है जिसमें आपको मटेरियल ऐड करना है और फिर मटेरियल का वेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी ट्रे वहां पे रख देते हैं, फिर उसको टेयर वेट यूज करते हैं और फिर मटेरियल ऐड करते हैं, तो वो फिर मटेरियल का आपको वेट मिल जाता है। तो ये अलग अलग सिलेंडर जो भी आप यूज करते हैं, जैसे कि एसिटिलीन सिलेंडर्स है, या फिर लिक्विफाइबल गैस सिलेंडर से, या फिर परमानेंट गैस सिलेंडर से, या फिर क्रायोजेनिक कंटेनर से, तो ये सिलेंडर के साथ कुछ फिटिंग्स या वॉल्स, उसका भी जो वेट यहाँ पे ऐड होगा, तो वो टेयर वेट यहाँ पे हो सकता है। तो जैसे कि यहाँ पे अभी एसिटिलीन सिलेंडर में आप देखेंगे, तो विदाउट एसिटिलीन अगर आप देखेंगे तो ये सिलेंडर का वेट जो होगा 15 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से वो टेयर वेट होगा। लिक्विफाइड गैस सिलेंडर अगर आप यूज करेंगे तो इसमें जो वॉल है, ये वॉल का वेट भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा और फिर वो लिक्विफाइड गैस सिलेंडर का टेयर वेट होगा। अगर आप परमानेंट गैस सिलेंडर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे विदाउट वॉल जो वेट होगा वो परमानेंट गैस सिलेंडर का टेयर वेट होगा। और यहाँ पे क्रायोजेनिक कंटेनर जब यूज करते हैं, जैसे हमने बताया था कि क्रायोजेनिक लिक्विड्स यहाँ पे यूज होते हैं माइनस में, -150 डिग्री सेल्सियस के आसपास उसके नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, तो वहां पे इंसुलेशन लगाना जरूरी है। तो यहाँ पे ये इंसुलेटिंग मटेरियल का भी वेट यहाँ पे आ जाएगा, वॉल का भी वेट आ जाएगा, तो ये क्रायोजेनिक कंटेनर के लिए टेयर वेट होगा। फिर है टेस्ट प्रेशर। तो जो भी इंटरनल प्रेशर आपको अगर हाइड्रोलिक टेस्ट लेनी है, या फिर हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेच टेस्ट लेनी है, या फिर न्यूमेटिक टेस्ट लेनी है, जो अलग अलग टेस्ट हमने देखे, तो जो भी टेस्ट का वो मैक्सिमम जो प्रेशर होगा वो टेस्ट प्रेशर हो जाएगा। फिर है ट्रांसपोर्ट। तो ये सिलेंडर जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं या फिर गैसेस ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो सेम मीनिंग है यहाँ पे। वाटर कैपेसिटी जो अभी हमने बताया था कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इन लीटर्स इन द सिलेंडर, उसको हम वाटर कैपेसिटी कहेंगे। टेम्परेचर होगा 15 डिग्री सेल्सियस। फिर है वर्किंग प्रेशर फॉर लो प्रेशर लिक्विफाइबल गैस। तो अगर लो प्रेशर लिक्विफाइबल गैस है तो उसका वर्किंग प्रेशर जो है वो सैचुरेटेड वेपर प्रेशर 65 डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग होगा। फिर ये परमानेंट गैस के लिए 15 डिग्री सेल्सियस होगा। और फिर है यील्ड स्ट्रेंथ। तो ये स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू परमानेंट स्ट्रेन। तो ये नॉर्मली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को नॉर्मली मालूम रहता है कि स्ट्रेस टू स्ट्रेन, तो ये यील्ड स्ट्रेंथ हम नॉर्मली यूज करते हैं। तो यहाँ पे 0.2% ऑफ द ओरिजिनल गेज लेंथ, ये टेंसाइल टेस्ट नॉर्मली इसमें होता है। तो ये टेंसाइल टेस्ट थ्रू यहाँ पे आप यील्ड स्ट्रेंथ जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना स्ट्रेस होगा, कितना स्ट्रेन होगा, उस हिसाब से आप स्ट्रेंथ यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। फिर है थर्ड रूल, फिलिंग पोजीशन और इंपोर्ट और ट्रांसपोर्ट ऑफ सिलेंडर। तो जब भी आपको ये सिलेंडर अभी फिल करना है या फिर स्टोर करना है, इंपोर्ट करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसके लिए आपको कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी होगी। जैसे यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं, स्पेशली जो शेड्यूल 1 में है, तो वो सिलेंडर का वॉल जो है, तो वॉल के रिलेटेड आपको कुछ गाइडलाइंस दी गई है। फिर जो टेस्टिंग प्रोसीजर होती है या फिर इंस्पेक्शन प्रोसीजर होती है, और इंस्पेक्शन के बाद में जब आपको चीफ कंट्रोलर सर्टिफिकेट देता है, वो भी आपको यहाँ पे फॉलो करनी होगी। अगर आपको अप्रूवल लेना है तो चीफ कंट्रोलर से अप्रूवल लेने के लिए आपको कुछ डिटेल्स यहाँ पे देने होंगे, जैसे कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीरियल नंबर ऑफ द सिलेंडर्स है, या फिर नेम और एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर ऑफ सिलेंडर है, फिर सिलेंडर और वॉल का स्पेसिफिकेशन है, फिर प्रीवियस अप्रूवल अगर कोई होगा तो यहाँ पे वो भी आपको बताना है, फिर टेस्ट और इंस्पेक्शन के सर्टिफिकेट्स सिलेंडर के इसके अगर आपने पहले लिए होंगे, जो टेस्ट और इंस्पेक्शन के सर्टिफिकेट स्पेशली वॉल फिटेड सिलेंडर्स है उसके लिए, तो कुछ सिलेंडर्स वॉल फिटेड होते हैं, कुछ सिलेंडर्स इंसुलेटेड मटेरियल होते हैं, तो जो भी सिलेंडर्स आप यूज करते हैं उस हिसाब से उसके टेस्टिंग और इंस्पेक्शन के सर्टिफिकेट्स भी आपको यहाँ पे देने हैं। उसके अलावा जो स्क्रूटिनी फी है वो भी आपको शेड्यूल 5 के हिसाब से पेमेंट करनी होगी। कुछ यहाँ पे इंस्पेक्शन अथॉरिटीज की भी कुछ पावर्स है और कंट्रोलिंग टेक्निक है, जैसे कि वो इंस्पेक्शन अथॉरिटी यानी कि चीफ कंट्रोलर यहाँ पे सिलेंडर को चेक करने के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आ सकते हैं। फिजिकली जब वो वेरीफाई करते हैं तो नॉर्मली वो जनरल इंस्पेक्शन करेंगे, कुछ टेस्टिंग्स भी कर सकते हैं, जैसे हमने न्यूमेटिक टेस्टिंग के बारे में बात की, या फिर हाइड्रोलिक टेस्टिंग हो सकती है, या फिर हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेच टेस्ट हो सकती है, ऐसे अलग अलग टेस्टिंग्स यहाँ पे हो सकते हैं। उसका क्वालिटी चेक भी हो सकता है, और फिर उसके जो अलग अलग फिटिंग्स और वॉल्स होते हैं वो भी टेक्निकली यहाँ पे चेक करेंगे।
और फिर उसके बाद में वो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि आपको ये सिलेंडर यूज करने के लिए या स्टोर करने के लिए या फिर कहीं पे फिलिंग करने के लिए आप ये यूज कर सकते हैं। तो नॉर्मली एक साल में कम से कम एक बार आपको ये टेस्टिंग और एग्जामिनेशन थ्रू जाना ही होगा। जब ये फॉरेन मैन्युफैक्चरर होता है तो ये फॉरेन मैन्युफैक्चरर के लिए भी कुछ यहाँ पे गाइडलाइंस है। तो कहीं जगह चीफ कंट्रोलर आपको ये एग्जाम कर सकता है कि विदाउट इंस्पेक्शन या विदाउट फिजिकल वेरिफिकेशन प्रोविजनल परमिशन आपको मिल सकती है। तो आज की डेट में कुछ यहाँ पे फैसिलिटीज भी आती है, जैसे कि आप वीडियो कॉल्स या कॉन्फ्रेंस कॉल या वीडियो शूटिंग्स करके भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, क्योंकि फॉरेन मैन्युफैक्चरर को फिजिकली वेरीफाई करना या इंस्पेक्शन करना थोड़ा सा क्रिटिकल है, फिजिबल नहीं होता है। तो उस टाइम यहाँ पे फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये प्रोविजन हो सकती है। और ये जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो स्पेशली जब हम फॉरेन मैन्युफैक्चर की बात करें तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस कम से कम आपको 10 साल का चाहिए, तभी आपको ये फॉरेन मैन्युफैक्चर के हिसाब से प्रोविजंस मिलेगी। तो ये स्क्रूटिनी फी वगैरह जो बाकी की बातें हैं शेड्यूल 5 के हिसाब से ये आपको पेमेंट करना जरूरी है, चाहे आप इंडियन मैन्युफैक्चरर हो या फिर फॉरेन मैन्युफैक्चरर हो। उसमें जो अभी हमने बात की थी कि अलग अलग जो वॉल्स है वो यहाँ पे चेक किए जाएंगे, उसकी थिकनेस चेक किए जाएगी, कलर कोडिंग्स चेक किए जाएंगे, डिजाइन चेक किए जाएंगे, अलग अलग जो ड्राइंग डिजाइन होते हैं वो भी चेक किए जाएंगे, और फिर बाद में ही आपको ये अलग अलग टेस्टिंग और इसके सर्टिफिकेट मिलेगी। तो जैसे अभी हमने बात की थी कि अलग अलग टेस्टिंग यहाँ पे हो सकते हैं। तो अगर आप इंडिया के बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे सिलेंडर्स, तो उसके लिए भी स्पेसिफिक गाइडलाइन से आपको हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट से कंपलसरी जाना होगा, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेच टेस्ट से शायद जाना होगा, या फिर अगर आपका सिलेंडर नॉट फिल्ड विद द लिक्विफाइबल गैस है या परमानेंट गैस है, तो शायद वहां पे आपको कुछ अलग गाइडलाइंस यहाँ पे मिल सकती है। अगर ये आई स्टैंडर्ड जो है, जैसे कि यहाँ पे फिलिंग रेशियो हमने बात की थी, फिलिंग रेशियो का मतलब है कि जो गैस टू द वाटर कैपेसिटी, तो जितना भी गैस होगा और कितना वाटर कैपेसिटी उतना होगा, उसका जो रेशियो है, ये फिलिंग रेशियो अगर एक्सेस हो जाता है लिक्विफाइबल गैस के लिए, तो आपको IS 3710 फॉलो करके ही आपको ये कंप्लीट करना होगा प्रोसेस। उसके अलावा अगर ये लो प्रेशर लिक्विफाइबल गैसेस है, तो उसके लिए आपको IS 15975 इसको फॉलो करना होगा। तो ये अलग अलग गाइडलाइंस जो है, हाई प्रेशर लिक्विफाइबल गैस के लिए ये पर्टिकुलर आई स्टैंडर्ड, या लो प्रेशर लिक्विफाइबल गैस के लिए ये पर्टिकुलर आई स्टैंडर्ड्स, ये आपको फॉलो करनी होगी। फिर अगर परमानेंट गैस है तो उसके लिए भी आपको डिजाइन के कैलकुलेशंस, डिजाइन के गाइडलाइंस फॉलो करनी होगी। और ये जो भी बातें यहाँ पे एक्टिविटीज हो रही, जैसे कि यहाँ पे इंस्पेक्शन हो रहा है, आपकी कैपेसिटी चेक की जा रही है, या फिर टेस्टिंग्स हो रहे हैं, या फिर IS कॉन्फर्मेशन होता है, ये सभी चीजों का आपका रिकॉर्ड रखना जरूरी होता है। तो ये जो भी फिलिंग स्टेशन होगा, आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगा, तो यहाँ पर आपको ये अलग अलग एक्टिविटीज के रिकॉर्ड रखने होंगे। तो जब भी वो नेक्स्ट इंस्पेक्टर आएगा या फिर नेक्स्ट विजिट होगी, तो प्रीवियस रिकॉर्ड्स आपको ये बताने हैं कि ये ऑलरेडी इंस्पेक्शन हो चुका है, टेस्टिंग हो चुकी है, और इसमें अगर कुछ इश्यूज आते हैं तो वो इश्यूज हमने अभी सॉल्व किए हैं, तो ये आप रिकॉर्ड थ्रू दिखा सकते हैं। फिर फोर्थ रूल है वॉल के बारे में। तो जैसे अभी हमने बात की थी, कुछ सिलेंडर्स को आपको कंपलसरी वॉल लगाने ही होंगे। तो यहाँ पे अलग अलग सिलेंडर्स होते हैं, जैसे कि अभी हमने बात की कि ये इंडस्ट्रियल गैस सिलेंडर्स है। तो इंडस्ट्रीज में अगर गैस सिलेंडर्स यूज होते हैं तो उसको हम इंडस्ट्रियल गैस सिलेंडर कहेंगे। और यहाँ पे ये CNG ऑन बोर्ड सिलेंडर भी हो सकते हैं, तो उसके लिए IS 3224 गाइडलाइंस है। तो ये गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी होगी वॉल्स के लिए। अगर आपका मेडिकल गैस सिलेंडर से जो हॉस्पिटल्स क्लिनिक्स के लिए यूज होता है, तो उसके लिए आपको IS 3745 गाइडलाइंस फॉलो करनी होगी। अगर आपका सिलेंडर डायरेक्टली ब्रीथिंग एपरेटस से कनेक्टेड होगा, तो ब्रीथिंग एपरेटस का अगर सिलेंडर होगा तो उसके लिए IS 7302 ये गाइडलाइंस फॉलो करनी होगी। अगर आप लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यूज करते हैं सिलेंडर्स में, तो उसके लिए IS 8776 फॉलो करनी होगी। और यहाँ पे उसकी अलग अलग कैपेसिटी के लिए भी अलग अलग जो गाइडलाइंस है वो भी यहाँ पे है। ऑटो LPG होगा तो IS 15100, स्मॉल रेफ्रिजरेंट सिलेंडर होगा तो IS 12300, LPG रेगुलेटर्स अगर होंगे तो उसके लिए IS 9798, और क्रायोजेनिक कंटेनर्स अगर होंगे तो उसके लिए चीफ कंट्रोलर से आपको
परमिशन लेनी होगी और बाद में ही आपको ये वाल्व इंस्टॉल करने के लिए परमिशन मिल जाती है। फिर है कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर, तो उसके लिए स्पेसिफिक क्राइटेरिया है कि जो प्रेशर होगा तो वो प्रेशर बिटवीन 200 टू 220 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक ही आप रख सकते हैं। फ्लेमेबल गैस अगर होगा सिलेंडर में तो यहाँ पे IS 3224 गाइडलाइंस फॉलो करनी होगी। और यहाँ पे स्पेसिफिक गाइडलाइन एक है कि जो अदर वॉल्स अगर यहाँ पे होंगे तो यहाँ पे आउटलेट्स विथ राइट हैंडेड स्क्रू थ्रेड्स, ये भी स्पेसिफिक गाइडलाइन दी गई है कि यही स्क्रू थ्रेड्स राइट हैंडेड ही होने चाहिए। फिर है सिलेंडर का जो नेक होता है, तो सिलेंडर का जो ऊपरी हिस्सा होगा तो वहां पर भी स्क्रूइंग की जाएगी और फिर वहां पे जो स्पिंडल ऑपरेटेड वॉल है वो यहाँ पे इंस्टॉल किए जाएंगे। तो ये अलग अलग जो प्रोविजंस और गाइडलाइंस थी वो वॉल्स के बारे में थी। फिफ्थ रूल बात करता है सेफ्टी रिलीफ डिवाइसेस के बारे में। तो यहाँ पे सिलेंडर मैन्युफैक्चर जो इंडिया में है तो वो सेफ्टी रिलीफ डिवाइसेस बनाते हैं और उसका जो गाइडलाइन प्रोसेस है वो है IS 5903। तो यहाँ पे अगर कुछ सिलेंडर्स में ऑब्नॉक्शियस या पॉइजनस गैसेस अगर आपको फील कर रहे हैं जो आपको कहीं पे इंडस्ट्रीज में या कहीं एप्लीकेशंस में यूज करने हैं, तो ये सेफ्टी डिवाइसेस आपको यूज करना जरूरी है। तो यहाँ पे कुछ सेफ्टी प्रिकॉशनरी मेजर्स भी आपको लेने होंगे, गैसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स के डिपेंड होगा। तो अगर गैसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होगी कि अगर सेफ्टी डिवाइसेस में से या सेफ्टी वॉल्स में से अगर ये लीक होने के चांसेस है तो वहां पे आपको चीफ कंट्रोलर को बताना होगा और शायद वहां पे ऐसे कुछ पॉइजनस गैसेस के लिए एग्जम्पशंस भी मिल सकता है। जैसे कि अभी कुछ गैसेस ऐसे होते हैं जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है या फिर हाइड्रोसाइनिक एसिड है या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड है या हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, क्लोरीन है, सल्फर डाइऑक्साइड है। अगर ये गैसेस सेफ्टी डिवाइसेस में से अगर लीक होते हैं तो उसका हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट हो सकता है और वहां पे कुछ हेल्थ ओरिएंटेड एक्सीडेंट होने के भी चांसेस है। तो यहाँ पर विदाउट सेफ्टी डिवाइसेस भी आप यहाँ पे सिलेंडर यूज कर सकते हैं, लेकिन ये आपको चेक करके लेना होगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस क्या है। फिर है मार्किंग्स ऑन सिलेंडर। तो सिलेंडर जो अभी हम यूज कर रहे हैं तो वहां पे उसको मार्किंग करना जरूरी है। तो वो मार्किंग स्टैंपिंग थ्रू हो सकती है, एनग्रेविंग थ्रू हो सकती है या फिर ऐसे कुछ सिमिलर प्रोसेस हो सकते हैं। इसका मेन इंटेंशन क्या है कि आपको सिलेंडर पे जो भी मार्किंग होगी वो क्लियरली दिखे। तो उसमें अगर कुछ सनलाइट की वजह से, कंटिन्यूअस सनलाइट की वजह से या फिर ह्यूमिडिटी की वजह से, ऐसे कुछ टेम्परेचर, प्रेशर या मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस की वजह से वो जो मार्किंग है वो निकल नहीं जाना चाहिए। इसीलिए आपको ये स्टैंपिंग नॉर्मली प्रेफर किया जाता है और फिर वहां पे अलग अलग जो पैरामीटर्स है वो पैरामीटर्स आपको कंपलसरी यहाँ पे स्टैंपिंग करनी है। जैसे कि सिलेंडर के शोल्डर पे आपको करना है या फिर सिलेंडर के ओवरऑल बॉडी पे आपको पर्टिकुलर कंडीशंस लिखनी है तो वो भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। फिर जो नेम प्लेट है वो नेम प्लेट आपको लगानी पड़ती है कि ये एग्जैक्टली ये सिलेंडर में कौन सा गैस है और उसके जो अलग अलग जो लेटर्स होते हैं या फिर नंबर्स होते हैं उसका भी स्पेसिफिक शेप और साइज का गाइडलाइन दिया है। उसी हिसाब से आपको वो मार्किंग करना जरूरी है। उसकी कलर कोडिंग भी दी है, उस हिसाब से भी आपको ये कन्वर्ट करना होगा। जैसे अभी अगर ये परमानेंट या लिक्विफाइबल गैस सिलेंडर है तो उसमें आपको मैन्युफैक्चरर जो है उसके डिटेल्स या फिर जो ओनर होता है उसके डिटेल्स या फिर जो इंस्पेक्टर होता है उसके डिटेल्स, तो ये अलग अलग आपको डिटेल्स यहाँ पे मार्किंग्स में देने हैं। फिर जो स्पेसिफिकेशन होता है सिलेंडर का वो आपको देना है, यानी कि सिलेंडर की कैपेसिटी कितनी है, वाटर कैपेसिटी कितनी है या फिर इसकी हाइट कितनी है, थिकनेस कितनी है, इसके बारे में यहाँ पे जानकारी मिलेगी। फिर जो सिंबल है वो यहाँ पे यूज किया जाएगा, स्पेशली जो हीट ट्रीटमेंट ओरिएंटेड जो सिंबल्स होते हैं वो यहाँ पे आपको यूज करना है कि आपको सिलेंडर का अगर रिपेयर मेंटेनेंस करना है तो आपको किस हीट ट्रीटमेंट की जरूरत होगी। फिर जो डेट और डिटेल्स होंगे हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट के या फिर हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेच टेस्ट के, तो वो टेस्टिंग के भी यहाँ पे डिटेल्स होंगे कि लास्ट टाइम ये टेस्ट कब हुई थी, उस टाइम का प्रेशर क्या था, कंडीशंस क्या थी,
तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे रखनी है। अगर ये चीफ कंट्रोलर थ्रू ये रजिस्टर्ड किया होगा तो ये इसका कोड मार्क भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और ये कम से कम जो अलग अलग गैस के सिलेंडर्स है, स्पेशली अगर हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको जो स्पेसिफिक क्वार्टर है वो क्वार्टर लिखना पड़ता है। यानी कि जब आप एलपीजी गैस सिलेंडर घर पे भी अगर आप देखेंगे तो घर में जो एलपीजी गैस सिलेंडर होता है तो उसमें भी स्पेसिफिक नंबर्स की मार्किंग होती है, लेकिन ये मार्किंग का आपको मीनिंग मालूम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे उसकी एक्सपायरी होती है, अगर ये क्वार्टर 1 है या फिर 2 है, 3 है या फिर 4 है, यानी कि ये 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने साल का हुआ, तो ये क्वार्टर में ये पर्टिकुलर ईयर में अगर ये हमने बात की कि मैन्युफैक्चरिंग क्या है या फिर एक्सपायरी क्या है, वहां पे अगर एक्सपायरी कोडिंग होगी 2024 तो ये फर्स्ट क्वार्टर 2024 तक आप ये यूज कर सकते हैं। उसके बाद में ये सिलेंडर चेंज होना चाहिए या फिर इसका रीटेस्ट भी होनी चाहिए और फिर उसके बाद में उसको अलाउ किया जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी कोडिंग भी यहाँ पे हो सकती है, जैसे कि वर्किंग प्रेशर, टेस्ट प्रेशर या टेयर वेट। अगर ये स्पेसिफिकली हाइड्रोजन के लिए यूज होता है तो यहाँ पे जो मार्किंग है उसकी H सिंबल, तो H सिंबल से आपको पता चलेगा कि ये हाइड्रोजन है इसमें या फिर इम्ब्रिटलिंग गैसेस जो होते हैं, जिसको हम नॉर्मली हाइड्रोजन ओरिएंटेड हाइड्रोजन इम्ब्रिटलमेंट, ये एक कंसेप्ट है। वो गैसेस अगर होंगे यहाँ पे तो यहाँ पे H लिखा जाएगा। अगर ये सीएनजी ओरिएंटेड है तो यहाँ पे सीएनजी लिखा जाएगा, एलपीजी होंगे तो ये एलपीजी लिखा जाएगा। तो नॉर्मली ये स्टैम्प्स पे स्टैंपिंग का ही यूज करके यहाँ पे अलग अलग मार्किंग सिस्टम जो है आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फिर ये मार्किंग है वॉल पे। तो अभी तक हमने जो डिटेल्स में बात की थी वो मार्किंग ऑन सिलेंडर थी, अभी जो हम बात कर रहे हैं वो मार्किंग ऑन वॉल से। तो जो भी आप वॉल यूज करते हैं तो वो वॉल पे भी आपको वॉल के स्पेसिफिकेशन आपको बताने हैं, फिर ईयर और मंथ बताना है, या फिर क्वार्टर बताना है मैन्युफैक्चरिंग का, या फिर मैन्युफैक्चर का सिंबल्स बताना है, वर्किंग प्रेशर बताना है, केमिकल सिंबल्स भी आपको बताना है कि एग्जैक्टली गैस कौन सा है यहाँ पे, और जो स्क्रू थ्रेडिंग है वो भी आपको यहाँ पे बतानी है कि ये लेफ्ट हैंडेड अगर होगा तो ये LH लिखा जाएगा, राइट हैंड होगा तो RH लिखा जाएगा। फिर है इंस्पेक्टर का जो स्टैंप है वो, और यहाँ पे जो डीप ट्यूब से वो प्रोवाइड किए जाएंगे, अलग अलग इंडिकेशंस यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और ये अलग अलग मार्किंग से भी आपको ये वॉल के डिटेल्स जो है वो डिटेल्स आपको यहाँ पे इजीली मालूम होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे मार्किंग ऑन वॉल्स ये स्पेसिफिक प्रोविजन दी गई। फिर है आइडेंटिफिकेशन कलर। तो कुछ कलर आइडेंटिफिकेशन भी आपको यहाँ पे पता चलने चाहिए, जैसे कि हमने नॉर्मली दूर से अगर सिलेंडर आपको दिखाई देता है तो सिलेंडर से ही पता चल जाता है कि ये सिलेंडर कौन सा हो सकता है, या फिर उस पे जो नेक पे जो कलर बैंड्स होते हैं वो कलर बैंड से भी आपको पता चलना चाहिए कि एग्जैक्टली ये सिलेंडर में कितनी कॉन्सेंट्रेशन का या कितनी प्योरिटी वाला ये पर्टिकुलर गैस है। तो इसके लिए अलग अलग गाइडलाइंस दी गई है जो IS स्टैंडर्ड के हिसाब से ही, जैसे कि अगर इंडस्ट्रियल सिलेंडर है तो IS 4379 गाइडलाइंस आपको कलर्स के लिए आइडेंटिफाई करनी है, फॉलो करनी है। अगर ये कुछ फायर एक्सटिंग्विशर ओरिएंटेड सिलेंडर्स है तो IS 15683 या फिर IS 2878 ये गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है। अगर मेडिकल सिलेंडर्स है तो IS 3933 आपको यहाँ पे फॉलो करनी है। तो इसमें बहुत सारे डिटेल्स है कि एग्जैक्टली पूरे सिलेंडर का कलर क्या होना चाहिए, उस पे नेक पे कलर क्या होना चाहिए, या फिर उसमें जो बैंड्स रहते हैं अलग अलग वो बैंड्स का कलर कोडिंग क्या होना चाहिए। तो उससे आपको ये पता चलेगा कि ये सिलेंडर में कौन सा गैस है और कितनी प्योरिटी का भी है, क्योंकि जैसे मेडिकल सिलेंडर्स में स्पेशली हम 95%, 99% ऐसे अलग अलग प्योरिटी भी आपको पता चलनी चाहिए कि नॉर्मली हम 99% प्लस प्योरिटी वाले ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वही हम हॉस्पिटल्स या क्लिनिक में यूज करते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये एग्जांपल है, गैस कंटेंट कौन सा है, तो यहाँ पे अगर कैरेक्टरिस्टिक्स होगी नॉन फ्लेमेबल नॉन टॉक्सिक गैस है, तो सिलेंडर का कलर यहाँ पे जो शेल है उसका होगा व्हाइट, तो यहाँ पे कोई कलर बैंड यहाँ पे नहीं है नेक पे। अगर ये प्योरली व्हाइट है तो ये नॉन फ्लेमेबल नॉन टॉक्सिक गैस है, ये पता चल जाता है।
अगर ये नॉन फ्लेमेबल है लेकिन टॉक्सिक है, तो अगर ऐसा गैस होगा तो ये तो व्हाइट सिलेंडर है, लेकिन यहाँ पे जो नेक पे है वो नेक पे येलो बैंड रहेगा, और ये पर्टिकुलर IS5 शेडिंग 356 नंबर वाला जो है वही येलो शेडिंग यहाँ पे यूज किया जाएगा। अगर ये फ्लेमेबल गैस है और नॉन टॉक्सिक है तो यहाँ पे व्हाइट सिलेंडर है और रेड शेड यहाँ पे हो सकता है जो 537 नंबर वाला होगा। अगर ये फ्लेमेबल भी है और टॉक्सिक भी है तो यहाँ पे ये सिलेंडर व्हाइट होगा, लेकिन ये रेड और येलो यानी कि ये दोनों भी यहाँ पे यूज किए जाएंगे। 537 भी है और 356, ये जो 537 और 356। उसके अलावा है गैस मिक्सचर, अगर यहाँ पे होगा जो IS4379 या IS3933 के अलावा होगा, तो ऐसे गैस मिक्सचर के लिए आपको मेजर गैस कलर जो होगा वो यहाँ पे सिलेंडर शेल के लिए यूज किया जाएगा, और जो माइनर गैस सिलेंडर है वो नेक पे यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे जो इसकी विड्थ होगी वो 1/5 ऑफ द सिलेंडर लेंथ होगी। तो सिलेंडर का जो भी लेंथ होगा उसका 1/5 पोर्शन जो है यहाँ पे इसकी माइनर गैस कलर की विड्थ होगी। फिर अगर जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होंगे तो उसमें ऑब्वियसली जो रेड कलर है, और इसमें भी यहाँ पे रेड शेप का ही 536 या 538 नंबर वाले जो शेड्स है वो आपको यहाँ पे यूज करने होंगे। अगर यहाँ पे कोई कलर कोडिंग आपने यूज नहीं की होगी तो शायद आपको यहाँ पे जो सिलेंडर से वो यूज करने के लिए परमिशंस नहीं मिल सकती हैं। फिर है 9th रूल, लेबलिंग ऑफ सिलेंडर। तो अभी हमने सिलेंडर्स के बारे में बात की, मार्किंग के बारे में बात की, नेक पे कलर्स क्या होने चाहिए, शेल का कलर क्या होना चाहिए उसकी बात की। तो यहाँ पे अभी जो लेबल्स आएंगे तो वो लेबल्स उसमें क्या क्या होने चाहिए। तो सिलेंडर में जो भी गैस होगा तो उसका जो गैस का नेम और उसका जो नंबर, यानी कि हैशकेम यूनाइटेड नेशंस नंबर यहाँ पे होना चाहिए इन लाइन विद द ISO 7225। तो यहाँ पे ये नंबर से आपको यूनिवर्सली पता चल सकता है कि ये सिलेंडर में गैस कौन सा है। उसके अलावा जो भी वार्निंग साइंस होती है या फिर वार्निंग गाइडलाइंस होती है वो वार्निंग गाइडलाइंस भी आपको यहाँ पे फॉलो करनी होगी। तो वार्निंग गाइडलाइंस में क्या होता है, तो वहां पे ये गाइडलाइंस होती है जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, डू नॉट चेंज द कलर ऑफ द सिलेंडर। तो आप खुद से ये सिलेंडर का कलर चेंज नहीं कर सकते। जो भी सिलेंडर है यहाँ पे ये गैस से फिल किया गया है और उसमें एग्जैक्टली कंटेंट्स क्या है ये भी यहाँ पे आपको लिखना है। ये अगर फ्लेमेबल मटेरियल नहीं है तो आप यहाँ पे एक रूम में ये अलग अलग सिलेंडर्स भी रख सकते हैं, लेकिन ये अगर ऑयल और सिमिलर लुब्रिकेंट वाले यहाँ पे अगर होंगे तो यहाँ पे वॉल्स और उसके जो फिटिंग्स के उसके बारे में यहाँ पे क्या ध्यान रखा गया है ये भी यहाँ पे आपको वार्निंग्स में लिखना है। फिर जो डेट है जो टेस्टिंग की, जैसे कि अभी हमने हाइड्रोलिक टेस्ट या हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट बताया है या न्यूमेटिक टेस्ट है, तो वो टेस्ट के डिटेल्स भी यहाँ पे आपको लिखने हैं। तो आपको लास्ट टाइम की डेट क्या थी उस हिसाब से आपको पता चलता है कि नेक्स्ट ईयर में ये टेस्ट इस टाइम के अंदर या डेट के अंदर यहाँ पे करनी होगी। फिर उसके अलावा जो मेटल रिंग है उस पे ये डेट्स आ सकते हैं, या फिर जो नेक है वो सिलेंडर पे ये अलग अलग मार्किंग आ सकती है, या फिर वॉल के लिए भी जो हमने गाइडलाइंस बताए हैं वो भी आपको यहाँ पे गाइडलाइंस लिखनी होगी। तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस आपको अगर देनी है एज ए वार्निंग तो चीफ कंट्रोलर से परमिशन से आप ये गाइडलाइन भी यहाँ पे दे सकते हैं। फिर है 10th नंबर, रिस्ट्रिक्शंस। तो अगर ये सिलेंडर आपको डिलीवर करना है या फिर कहीं पे डिस्पैच करना है तो आपको लाइसेंस की जरूरत है। विदाउट लाइसेंस आप ये काम नहीं कर पाएंगे। जैसे आपके यहाँ पर घर पे भी एलपीजी सिलेंडर आता है या फिर आपके इंडस्ट्रीज में भी आप एलपीजी यूज करते हैं, सीएनजी यूज करते हैं, एसिटिलीन यूज करते हैं, ऑक्सी एसिटिलीन यूज करते हैं, या फिर हॉस्पिटल्स में भी जो मेडिकल सिलेंडर्स वगैरह यूज करते हैं, तो हर एक उसके लिए परमिशन होगी, लाइसेंस होगा, और विदाउट लाइसेंस आप ये काम नहीं कर सकते हैं। फिर 11 नंबर जो है रिपेयरिंग के बारे में। अगर सिमलेस गैस सिलेंडर्स है तो यहाँ पे विदाउट परमिशंस ये आप रिपेयरिंग का काम नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे वेल्डेड या ब्रेजेड सिलेंडर होंगे तो ये ब्रेज सिलेंडर्स या वेल्डेड सिलेंडर्स होंगे तो उसके लिए भी आपको कुछ स्पेसिफिक प्रिकॉशंस लेने होंगे और उसके बाद ही आपको ये
रिपेयरिंग का काम करना होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ डिफेक्ट्स होते हैं या फिर कुछ डैमेजेस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ पार्ट्स जो सिलेंडर के होंगे, तो यहाँ पे फुट रिंग को डैमेज हो सकता है या फिर वॉल्स को डैमेज हो सकता है, कुछ रिंग्स को डैमेज हो सकता है या फिर कोई फिटमेंट्स को डैमेज हो सकता है। तो ये सभी जो डैमेजेस है या डिफेक्ट्स है, तो ये आपको यहाँ पे रिमूव करने होंगे या फिर उसको रिपेयर करना होगा। तो उसमें कुछ ग्राइंडिंग टेक्निक, चिपिंग टेक्निक या गॉजिंग टेक्निक या ऐसे अलग अलग अप्रूव्ड मेथड जो है वो आप यहाँ पे वर्कआउट कर सकते हैं, लेकिन ये सभी चीजें आपको चीफ कंट्रोलर का अप्रूवल लेना जरूरी है, क्योंकि जो भी सिलेंडर्स आप यूज कर रहे हैं और जो सिलेंडर के जो गैसेस है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको डिटेल में मालूम होनी चाहिए, और इसीलिए ये प्रिकॉशनरी मेजर्स यहाँ पे ली जाती है कि चीफ कंट्रोलर को ये बताया जाता है कि ये गैस सिलेंडर है, इसकी ये कैपेसिटी है और इसमें ये खराबी है या डैमेज हो चुका है, और ये डैमेज या डिफेक्ट निकालने के लिए हम ये मेथड यूज करना चाहते हैं, तो आपका ये अप्रूवल होना जरूरी है। तो ये फिर अगर अप्रूवल मेथड है और ये ठीक से प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाते हैं, तो आपको अलग अलग ट्रीटमेंट्स के लिए भी यहाँ पे परमिशंस मिल सकती है। तो ये हीट ट्रीटमेंट क्या होगी, उसका सिंबल भी वहां पे सिलेंडर पे बताया जाता है। तो रिपेयर्स के लिए आपको अगर स्पेसिफिक हीट ट्रीटमेंट यूज करनी है तो वो भी अलाउड है या नहीं, ये भी आपको चीफ कंट्रोलर के गाइडलाइंस मिल सकते हैं। तो ये स्पेशली रिपेयरिंग या फिर जो मेंटेनेंस की बात आती है उसके डिटेल्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये स्पेसिफिकली अगर कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस अगर होंगे वेल्डेड या ब्रेस सिलेंडर्स के लिए, कुछ रिपेयरिंग के टेक्निक्स अगर होंगे, कुछ स्पेसिफिक मेथड्स अगर होंगे, कुछ टेस्टिंग होंगे या फिर इंस्पेक्शन और टेस्टिंग सर्टिफिकेट्स कंपलसरी होंगे, तो ये सभी चीजें आपको यहाँ पे फॉलो करनी है। और ये इंस्पेक्शन टेस्टिंग सर्टिफिकेट्स के लिए आपको वापस से शेड्यूल 5 के हिसाब से स्क्रूटिनी फी भी आपको पे करनी होगी। फिर एक 13th रूल जो है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन और इंटॉक्सिकेटेड पर्सन। तो जनरली बाकी के एक्ट्स और रूल्स में जो है वो सेम कंडीशन यहाँ पे है कि 18 इयर्स प्लस एज होना चाहिए, और उसके अलावा जो इंटॉक्सिकेटेड पर्सन है वो यहाँ पे अलाउड नहीं होंगे। फिर जो जनरल प्रोविजन होती है स्मोकिंग या फायर या लाइट या डेंजरस सब्सटेंसेस यूज करने के बारे में, ये सभी चीजें यहाँ पे प्रोहिबिटेड होगी, यहाँ पे अलाउड नहीं होगी। 15th है जनरल प्रिकॉशंस। तो यहाँ पे ये सिलेंडर के बारे में अभी तक जो भी हमने बात की है उसी रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक यहाँ पे जनरल प्रिकॉशंस भी दिए गए, जैसे कि फिटिंग्स के बारे में गाइडलाइंस है, कुछ कलर्स के बारे में गाइडलाइंस है, या फिर ऑयल और सिमिलर लुब्रिकेंट अगर आप यूज करते हैं वॉल्स के लिए, उसके लिए स्पेसिफिक कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे मिल सकती हैं, या फिर जो अलग अलग शेड्यूल्स में डिटेलिंग बताया है उसके लिए भी यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस बताई है। अगर सिलेंडर में जो भी आप गैस क्या यूज करने वाले हैं उस हिसाब से सिलेंडर के लिए कुछ गाइडलाइंस होगी, वॉल्स के लिए कुछ गाइडलाइंस होगी, कलर कोडिंग के लिए कुछ गाइडलाइंस होगी। तो यहाँ पे वॉल फिटिंग के जो गाइडलाइंस है उसमें स्पेशली लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है या फिर हाईली टॉक्सिक गैस है, जैसे कि बोरान ट्राइफ्लोराइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, फ्लोरीन है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, साइनोजन क्लोराइड है, या फिर क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड है, हाइड्रोजन साइनाइड है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड, मिथिल ब्रोमाइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, ऐसे जो गैसेस है जो टॉक्सिक गैसेस कैटेगरीज में आते हैं। तो ये गैसेस के लिए भी स्पेसिफिक सिक्योरिटी की प्रोविजन या सिक्योरिटी प्लग की प्रोविजन या आउटलेट की प्रोविजन या फिर जो सेफ गार्ड्स होते हैं, ये सेफ गार्ड्स आपको यहाँ पे फॉलो करने होंगे। तो ये लीकेजेस के बारे में यहाँ पे स्पेसिफिक गाइडलाइन दी है कि यहाँ पे लीकेजेस अवॉइड होने चाहिए, स्पिंडल्स आपको ठीक तरह से यूज करने चाहिए, जो भी आप नट बोल्टिंग अरेंजमेंट अगर आप यूज करते हैं, स्क्रूइंग अरेंजमेंट यूज कर रहे हैं, तो उसका भी आपको ठीक से इंस्पेक्शन करना है, ध्यान देना है, रिपेयर करना है और उसको मेंटेन रखना है। यहाँ पर अगर आपके गैसेस लीक होने के चांसेस होते हैं तो वहां पे स्क्रबिंग सिस्टम लगाना भी जरूरी है, यानी कि ये गैस कुछ सॉल्वेंट्स में स्क्रब होना चाहिए, यानी कि एब्जॉर्ब होना चाहिए। अगर ये स्पेशली टॉक्सिक गैसेस या करोसिव गैसेस होंगे तो ये एब्जॉर्ब करना जरूरी है, नहीं तो इसका एडवर्स इफेक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट वहां पे हो सकता है। फिर अगर इनकेस ये सिलेंडर लीक होता है या फिर फायर कैच होती है, तो ऐसे कुछ इमरजेंसी जो सिचुएशंस होती है, तो ये इमरजेंसी सिचुएशन हैंडल करने के लिए आपके पास कुछ इक्विपमेंट्स या किट्स रेडी होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे कुछ हैंड ग्लोव्स या गैस मास्क या ब्रीदिंग एपरेटस, गॉगल्स, गम बूट्स, ऐसी प्रोविजंस आपको यहाँ पे
मौजूद होनी चाहिए। उसके अलावा कुछ अलग अलार्म सिस्टम्स है, जैसे कि क्लोरीन है तो क्लोरीन अगर लीक हो जाता है तो क्लोरीन डिटेक्टर या सेंसर्स वहां पे होना चाहिए, जिससे वहां पे आपको पता चले कि क्लोरीन लीक हो चुका है और इस कॉन्सेंट्रेशन में ये लीक हो चुका है। तो ऐसे भी कुछ सेफ्टी एस्पेक्ट्स आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। फिर है 16th रूल, जो है स्पेशल प्रिकॉशंस अगेंस्ट एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इसके लिए आपको कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए। तो मेनली अगर फ्लेमेबल गैसेस है तो फायर होने के चांसेस होते हैं, अगर हाई प्रेशर की कंडीशन है तो वहां पे एक्सप्लोजन होने के चांसेस है। तो ये फायर हजार्ड और एक्सप्लोजन हजार्ड मेन यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक केसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर ये गैस सिलेंडर्स जो आप यूज कर रहे हैं तो वहां पे जो भी प्रोविजंस आपको बताई गई है उसको आपको फॉलो करना है, एक्सीडेंट्स को अवॉइड करना है, प्रिकॉशनरी मेजर्स को कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व भी करना है, इंस्पेक्ट भी करना है, और जो भी आपने कमिटमेंट किया है वो इंडिविजुअल पर्संस करके भी आपको अगर ये काम करना है तो फिर ये एक्सीडेंट्स यहाँ पे अवॉइड हो सकते हैं। 17 नंबर है कॉम्पिटेंट पर्सन टू बी इन चार्ज ऑफ द ऑपरेशंस। तो हमने अभी तक जो बात की तो ये चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव या कंट्रोलर, जो डेप्यूटी या जॉइंट कंट्रोलर होते हैं, वही मेन यहाँ पे इंचार्ज पर्सन होंगे, जो स्पेशली टेस्टिंग्स के लिए या एग्जामिनेशंस के लिए या कुछ परमिशंस या अप्रूवल के लिए होते हैं। अगर आपको ये हैंडल करना है सिलेंडर या यूज करना है सिलेंडर्स, तो उसके लिए आपको अलग अलग जो ट्रॉलीज होंगे या कन्वेयर्स होंगे या क्रैडल्स होंगे, तो आपको ये स्ट्रेंथ आपको उसकी देखनी है, क्योंकि आपका जो गैस है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, उसका डेंसिटी क्या है, उसका वेट क्या है टोटल सिलेंडर्स का, वो आपको चेक करना है। और फिर ये वेट के हिसाब से इसकी स्ट्रेंथ भी आपको चेक करनी है, कन्वेयर्स की, ट्रॉलीज और क्रैडल्स की, और उसके बाद में ये फिर आप यहाँ पे सिलेंडर जो है ये कैरी कर सकते हैं। तो चाहे वो सिलेंडर्स कन्वेयर थ्रू कैरी करे या ट्रॉलीज थ्रू कैरी करे, तो इसके लिए भी कुछ ट्रेनिंग्स होती है, कुछ गाइडलाइंस होती है, और ये जो ट्रॉलीज कन्वेयर्स क्रैडल्स है उसके लिए भी आपको रेगुलरली इंस्पेक्शन और ऑब्जर्वेशंस और रिपेयरिंग और मेंटेनेंस भी आपको रेगुलर बेसिस पे करना होगा। तो यहाँ पे सिलेंडर का जो स्लाइडिंग या फिर ड्रॉपिंग या प्लेइंग ऑप्शन जो है ये एक्चुअली यहाँ पे प्रोहिबिट किया गया है। तो नॉर्मली ये सिलेंडर्स सिर्फ वर्टिकल पोजीशन के लिए ही नॉर्मली बनाए जाते हैं, यानी कि जब भी आपका सिलेंडर फिल होता है तो आप चेक कीजिए फिलिंग स्टेशंस पे, फिलिंग स्टेशंस में भी ये वर्टिकल पोजीशन में ही रहा जाता है, और जब भी उसको एक्चुअली ट्रक्स में या फिर कहीं पे व्हीकल्स में लोड किया जाता है तब भी वो वर्टिकल पोजीशन में ही रहा जाता है। तो ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन के लिए नहीं बनाए गए हैं या फिर स्लाइडिंग के लिए नहीं बनाए गए, उसका जो डिजाइन है वो डिजाइन के जो भी टेस्ट है वो सिर्फ वर्टिकल पोजीशन के ओरिएंटेड है। तो ये हैंडल करते टाइम ये सभी बातें आपको याद रखनी चाहिए। उसके अलावा जो नॉर्मली हम एलपीजी यूज करते हैं तो ये भी यही बात कही गई कि अपराइट पोजीशन, ये पोजीशन के लिए ही आपको ये बनाए। जैसे अभी नॉर्मली कुछ लोग यहाँ पे एलपीजी सिलेंडर जब लेके जाते हैं तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लेके जाते हैं टू व्हीलर्स पे, या फिर अगर आप फोर व्हीलर में भी रखते हैं तो बहुत सारे लोग यहाँ पे उसको हॉरिजॉन्टल कंडीशंस में रखते हैं। तो ये एक्चुअली डिजाइन स्टेज में ये अपराइट पोजीशन के ओरिएंटेड ही बनाया गया है, क्योंकि जो नेक है वो नेक पे जो वॉल है, ये वॉल से अगर ये लीक हो जाता है तो उसका जो बैक प्रेशर है वो बॉटम में आना चाहिए, इस हिसाब से उसको बनाया गया है। अगर आप हॉरिजॉन्टल स्टेज में उसको रखते हैं और आपका अनफॉर्चुनेटली अगर वो वॉल लीक हो जाता है, गैस लीक हो जाता है, तो हाई प्रेशर से, बैक प्रेशर से वो बुलेट की तरह शूट हो जाएगा। अगर गैस सिलेंडर का इतना वेट है तो नॉर्मल सिलेंडर जो हम डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज होते हैं वही 15 केजी के आसपास होता है, कमर्शियल 20 केजी के आसपास होता है। तो ऐसे सिलेंडर्स अगर बैक प्रेशर से इधर उधर जाएंगे तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो सकता है। तो इसलिए हैंडलिंग करते टाइम या यूज करते टाइम ये सभी बातें आपको याद रखनी है। तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन के लिए अलाउड नहीं है। यहाँ पे अगर फ्लेम्स जो होते हैं, ओपन फ्लेम कहीं पे यूज करना पड़ता है इंडस्ट्रीज में, या फिर कहीं पे लाइट्स यूज करने पड़ते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे हीट जनरेशन के चांसेस होते हैं,
कहीं पे मोबाइल फोन्स यूज करते हैं, या फिर फायर, लाइटिंग ऑफ फायर की प्रोसीजर हो सकती है, वेल्डिंग हो सकता है, स्मोकिंग यहाँ पे, ये सभी चीजें यहाँ पे अलाउड नहीं होगी। तो जिस एरिया में आप सिलेंडर कैरी कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, स्टोरेज कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या फिलिंग कर रहे हैं, ये सभी चीजें यहाँ पे अलाउड नहीं है। या फिर अगर आप वेल्डिंग, कटिंग, हीटिंग ऐसे कुछ एक्टिविटीज करते हैं जिसकी वजह से स्पार्क जनरेशन या जो इग्निशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ये सभी एक्टिविटीज यहाँ पे अलाउड नहीं होगी। तो ये जब भी वर्किंग प्लेसेस है, ये सभी स्टोरेज प्लेसेस में आपको लाइसेंस लेना जरूरी है, और लाइसेंस देते टाइम ही आपको ये सभी कंडीशंस के बारे में बताया जाता है। फिर है रिस्ट्रिक्शंस ऑन फिलिंग। तो ये जो सिलेंडर्स हैं, तो उसमें एग्जैक्टली प्रेशर कितना है, आपको कौन सा गैस उसमें भरना है, आपके जो गैस के अलग अलग जो हमने बात कही थी कि इसका वेट कितना है, उसकी वाटर कैपेसिटी कितनी है, उसका थिकनेस कितना है, या फिर उसका लेंथ कितना है, वॉल की कंडीशंस कैसी है, आपने कलर कोडिंग यूज किया है या नहीं, ये सभी बातों का यहाँ पे ध्यान रखा गया है। तो वेल्डेड सिलेंडर्स जो है, तो ये फिलिंग के लिए नॉर्मली अलाउड नहीं होते हैं। तो ये परमानेंट और हाई प्रेशर लिक्विफाइबल गैस जैसे बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है, या फिर कार्बन क्लोराइड है, यानी कि फॉस्जीन, जो आपको भोपाल गैस ट्रेजेडी में मालूम है, तो सबसे पॉइजनस गैस वो फॉस्जीन था। और फिर क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड, या फिर साइनोजेन या साइनोजेन क्लोराइड, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ऐसे बहुत सारे सिलेंडर्स यहाँ पे हो सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो आपको स्पेसिफिक परमिशंस लेनी होगी, गाइडलाइंस फॉलो करनी होगी, जैसे यहाँ पे है इंटरनेशनल मैरीटाइम डेंजरस गुड्स कोड, वो फॉलो कर रहे होंगे, या फिर आपको एग्रीमेंट करना होगा जो इंटरनेशनल कैरेज ऑफ डेंजरस गुड्स बाय रोड के लिए, अगर आप ये रोड से ये एक्सपोर्ट करने वाले हैं। तो ये चीफ कंट्रोलर का आपको यहाँ पे परमिशन लेना होगा। और अलग अलग जो स्टोरेज फैसिलिटी होगी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होगी, स्पेशली कोल गैस के लिए, या कार्बन मोनोऑक्साइड, या कॉम्प्रेस्ड बायोगैस, या फिर हाइड्रोजन, सीएनजी, कोल बेड मीथेन, या फिर मीथेन के लिए, वहां पर भी आपको ये अलग अलग प्रोविजंस देनी होगी। स्पेशली यहाँ पे अगर मिक्सचर होता है तो वहां पे इनर्ट गैस भी वहां पे ऐड किया जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे इग्निशन के चांसेस कम से कम हो जाए। तो यहाँ पे इनर्ट गैसेस भी यूज हो सकते हैं ये स्पेसिफिक गैसेस के लिए, जहां पर ये फ्लेमेबल कैटेगरी वाले गैसेस हैं। और कुछ गैसेस जो है वो दूसरे गैसेस के साथ कंपैटिबल नहीं होते, तो ये भी आपको यहाँ पे चेक करना होगा कि कंपैटिबिलिटी क्या है। तो उसके बाद ही आपको ये स्टोरेज या ट्रांसपोर्टेशन के लिए परमिशन मिलेगी। जब आपको ये गैस सिलेंडर्स या कैस्केट्स का लोडिंग करना है, अनलोडिंग करना है, या ट्रांसपोर्ट करना है, तो आपको शेड्यूल्स में जो डिटेल गाइडलाइन दिए गए हैं उसको फॉलो करना जरूरी है, परमिशंस लेना जरूरी है, और लाइसेंस होना भी जरूरी है। अगर आप ये स्टोर करने वाले हैं तो स्टोरेज के लिए भी स्पेसिफिक कुछ गाइडलाइंस है, जैसे कि ये स्टोरेज प्लेस जो है ये कम से कम टेम्परेचर पे होना चाहिए, ड्राई प्लेस होना चाहिए, वेल वेंटिलेटेड प्लेस होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे जो एयर का फ्लो है वो कंटिन्यू यहाँ पे होना चाहिए, वो कवर होना चाहिए वो प्लेस। उसके बाद में जो बॉयलर्स की फैसिलिटी अगर ये इंडस्ट्रीज में होगी तो उससे बहुत दूर यहाँ पे सेफ डिस्टेंस पे ये रखना होगा, या फिर जो ओपन फ्लेम्स होते हैं, स्टीम पाइप्स होते हैं, यानी कि ऐसे सोर्सेस जहां से ये टेम्परेचर हाई हो सकता है या फिर इग्निशन हो सकता है, ऐसे प्लेसेस से इसको दूर रखा जाएगा, स्टोरेज फैसिलिटीज को। तो ये जो स्टोरेज रूम या शेड जो होते हैं वो जनरली फायर रेजिस्टेंस कंस्ट्रक्शन मटेरियल से बनाए जाने चाहिए। अगर स्पेसिफिक आपके पास लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर्स है या फिर डिजॉल्व गैस सिलेंडर्स है, तो ये स्टैक अगर करते हैं तो इसको अपराइट पोजीशन में स्टैक करना नेसेसरी, हॉरिजॉन्टल पोजीशन के लिए अलाउड नहीं है। अगर आपके यहाँ पे फ्लेमेबल गैसेस या टॉक्सिक गैसेस आप स्टोर करते हैं तो इसको अलग अलग रूम में या अलग अलग कंपार्टमेंट में इसको स्टोर करना जरूरी है। अगर ये कंडीशंस जो होती है तो वो कंडीशंस आपको चेक करनी है। तो यहाँ पे एंटी करोसिव केमिकल्स या पेंट आपको यूज करना पड़ेगा, जहां पे करोजन का रेट कम होना चाहिए, और जिसकी वजह से ये वॉल पे या सिलेंडर पे एडवर्स इफेक्ट हो सकता है, तो वो आपको अवॉइड करना चाहिए। जो भी कंबस्टिबल मटेरियल्स है उससे आपको दूर रखना है ये स्टोरेज प्लेस, और जो सिलेंडर्स है ये सेग्रीगेट करने होंगे,
जैसे कि अलग अलग सिलेंडर्स के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, उसके वॉल्स भी होंगे, और ये सभी वॉल्स आपको ऑब्जर्व करने हैं कि ये क्लोज्ड पोजीशन में है या नहीं, क्योंकि कुछ गैसेस ऐसे होते हैं अगर वो लीक होने के बाद भी कलरलेस और ऑर्डरलेस होते हैं, लेकिन वो फ्लेमेबल या टॉक्सिक या एक्सप्लोसिव हो सकते हैं। तो ऐसी जगह आपको ये स्टोरेज फैसिलिटीज आपको ठीक तरह से मेंटेन करना जरूरी होगा। उसके अलावा है इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस। तो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस के बारे में जैसे अभी हमने कहा कि फायर या इग्निशन सोर्सेस, उसी हिसाब से यहाँ पे जब भी आप इलेक्ट्रिकल स्विचेस या इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स या इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स या इलेक्ट्रिकल अगर मोटर्स लैंप्स ऐसे कुछ इक्विपमेंट आप यूज करते होंगे, तो यहाँ पे भी आपको कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी होगी। जैसे यहाँ पे IS या ISE 600791 या फिर IS और ISE 600791 ये गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी होगी। जैसे अभी हमने पेट्रोलियम एक्ट में भी पढ़ा था कि आपको 24 या 25 वोल्ट पोर्टेबल लैंप ही अलाउड होंगे, उसी तरह यहाँ पे अलग अलग गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी होगी। उसके बाद है प्योरिटी ऑफ गैस। तो जैसे अभी हमने बात की थी कि अगर ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में आप देखेंगे तो उसमें 99% प्लस प्योरिटी होती है, तो 99.9 तक ये प्योरिटी हो सकती है। तो ऐसे अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग जो प्योरिटीज है, ये प्योरिटीज यहाँ पे अलाउड होती है। तो ये जैसे कुछ गैसेस आपको लिक्विफाइड स्टेट में ही कन्वर्ट करना पड़ता है, कुछ टेम्परेचर पोजीशन भी आपको देखनी पड़ती है, तो वो टेम्परेचर पे ये मैक्सिमम प्योरिटी पे वो मेंटेन हो सकते हैं। कुछ गैसेस के लिए आपको जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, कोल गैस है, हाइड्रोजन है या मीथेन है, उसके लिए आपको यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड फ्री, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। यानी कि सल्फर ओरिएंटेड जो इंप्योरिटीज होती है, ये सल्फर ओरिएंटेड इंप्योरिटीज यहाँ पे नहीं होनी चाहिए कार्बन मोनोऑक्साइड, कोल गैस या हाइड्रोजन मीथेन में। अगर ये सल्फर ओरिएंटेड अगर इंप्योरिटीज होती है तो आफ्टर कंबशन, आफ्टर यूटिलाइजेशन वो सल्फर डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट हो सकता है, जैसे SO2 या SO3 या और कोई बाकी के डेरिवेटिव्स। तो इसीलिए यहाँ पे जो सल्फर फ्री या मिनिमम सल्फर बेसिस पे आपको ये वर्कआउट करना है। उसके अलावा जो मॉइस्चर होते हैं, तो मॉइस्चर भी आपको लेस देन 0.02 ग्राम पर मीटर क्यूब ये आपको मेंटेन करना है, क्योंकि यहाँ पे अगर मॉइस्चर प्रेजेंट होता है तो उसका रिएक्शन भी अलग से हो सकता है, और उसके अलावा करोजन की भी चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। उसके अलावा जो गैसेस की प्योरिटी है, तो ये सब पर्टिकुलर गैस की अगर प्योरिटी आपको क्रॉस चेक करनी है, कंफर्म करनी है, वेरीफाई करनी है, तो चीफ कंट्रोलर आपको स्पेसिफिक गाइडलाइन दे सकता है, उसके बेसिस पे आपकी प्योरिटी ऑफ गैस है वो आप चेक कर सकते हैं। फिर जो सिलेंडर है, तो ये फायर कैच कर सकता है, फ्लेमेबल गैसेस अगर इसमें हो गए, इसीलिए आपको यहाँ पे उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके जो फायर रेजिस्टेंस मटेरियल के बारे में, या फिर हीट ट्रीटमेंट जब होती है उस टाइम आपको क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए, या फिर जब टेस्टिंग्स होती है उस टाइम आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या लेने चाहिए, या फिर कहीं पे कुछ एलिमेंट्स का डैमेज होता है तो उस टाइम भी आपको क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेनी चाहिए, इसके बारे में भी यहाँ पे गाइडलाइंस दी जाए। फिर है ओनरशिप ऑफ सिलेंडर। तो जो भी यहाँ पे गैस सिलेंडर का ओनर होगा, जिसके पास ये लाइसेंस होगा, या हैंडलिंग के लिए लाइसेंस होगा, स्टोरेज के लिए या फिलिंग के लिए लाइसेंस होगा, वो उसका ओनर हो सकता है। अगर सिलेंडर की अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, कहीं पे आपको प्रॉब्लम लगता है, तो वो रीटेस्ट भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज जनरली जो पीरियोडिकल टेस्ट होता है वो कम से कम एक बार 1 साल में होता ही है। उसके बाद जो रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे कि अभी हमने बात की कि आपको चीफ कंट्रोलर से आपको अलग अलग टेस्टिंग करवानी पड़ती है, उसके अलग अलग इंस्पेक्शन प्रोसेस होती है, या फिर अप्रूवल प्रोसेस होती है, परमिशन प्रोसेस होती है। तो इसके लिए आपको ये सभी डिटेल्स आपको रिकॉर्ड में रखने चाहिए। जैसे सिलेंडर्स का मैन्युफैक्चरर का नेम क्या है, रोटेशन नंबर क्या है, स्पेसिफिकेशन नंबर जो सिलेंडर का मैन्युफैक्चरिंग का होता है, या फिर ओरिजिनल हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट आपने किस डेट को किए हैं, या फिर न्यूमेटिक टेस्ट कब किए, या हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेच टेस्ट कब किए, या फिर सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग टेस्ट या इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट अगर आपके पास होगा तो वो आपका रिकॉर्ड रखना है। और जो चीफ कंट्रोलर का जो अप्रूवल है, वो अप्रूवल का भी नंबर और डेट आपको यहाँ पे
रखना होगा। तो ऐसे बहुत सारे जो रिकॉर्ड्स है वो रिकॉर्ड्स को भी आपको मेंटेन करना है, ये ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर जो सिलेंडर्स है, तो यहाँ पे नॉर्मली ये सभी सिलेंडर्स के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, तो ये दूसरे सिलेंडर्स में कन्वर्ट करने के लिए परमिशन नहीं मिलती है। तो ये चीफ कंट्रोलर का आपको परमिट करना होगा, परमिशन लेनी होगी कि आपको ये अगर कोई ऑक्सीजन सिलेंडर है या फिर कॉम्प्रेस्ड एयर सिलेंडर है या फिर हाइड्रोजन का सिलेंडर है, एलपीजी सिलेंडर है, और आप उसी सिलेंडर में अगर दूसरा कोई गैस रखना चाहते हैं, तो कन्वर्ट करना चाहते हैं ये सिलेंडर्स, तो उसके लिए आपको परमिशंस लेनी होगी, आपको कुछ आई स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होंगे या फिर ISO 11621 भी आपको फॉलो करना होगा। उसके बाद में आपको चीफ कंट्रोलर की परमिशन अगर मिलती है तभी कन्वर्जन के लिए परमिशन मिलेगी, अदरवाइज आप ये डायरेक्टली सिलेंडर्स दूसरे सिलेंडर्स में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। अभी यहाँ पे जो चीफ कंट्रोलर की जो प्रोसेस होती है, जैसे अभी हमने कहा कि आपको परमिशन से अप्रूवल लेना पड़ता है, तो उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस आपको यहाँ पे रखने होंगे, कुछ ऑथेंटिफिकेशंस कॉपी भी यहाँ पे आपको रखनी होगी। जो भी आपके स्टेटमेंट्स होते हैं वो डुप्लीकेट्स में आपके रखने होंगे, जैसे कि मैन्युफैक्चर का सीरियल नंबर क्या है, सिलेंडर की डिटेल क्या है, असेंडिंग ऑर्डर से आपको क्या रखना है, इंस्पेक्शन क्या क्या सर्टिफिकेट्स होते हैं, तो ये सभी चीजें आपको यहाँ पे डुप्लीकेट में रखनी होगी। यानी कि अगर नेक्स्ट कोई इंस्पेक्टर आता है तो आप ये इजीली दिखा पाए।